सबसे पहली न्यूज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स ऑन डीपीआई रिलीज की गई है। इंडिया के G20 टास्क फोर्स ऑन डीपीआई फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ये टास्क फोर्स स्टैब्लिश की गई थी 2023 में, जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था, ताकि हम लोग डीपीआई को थोड़ा प्रायोरिटाइज कर सकें, इसके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें और ग्लोबल लेवल पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करवा सकें। ये रिपोर्ट डिफाइन करती है कि डीपीआई होता क्या है और एक तरीके से आउटलाइनिंग करती है 3 पार्ट फ्रेमवर्क की, जिसके थ्रू ग्लोबल लेवल पे डीपीआई को एडवांसमेंट में लाया जा सकता है। सो व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? ये दरअसल एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है जो सिक्योर होना चाहिए, इंटर ऑपरेबल होना चाहिए और ये ओपन स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन पे बनाया होना चाहिए, ताकि पब्लिक को भी इसका एक्सेस हो सके और पब्लिक सर्विस में इसको यूज हम कर सकें। इसको गवर्न किया जाता है एक लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा और इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ताकि और ज्यादा इंक्लूजन, इनोवेशन, कॉम्पिटिशन जो है वो बिल्डअप हो सके सोसाइटी के अंदर। अब देखिए डीपीआई क्या नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। जो भी इंटरवेंशंस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो डायरेक्टली डीपीआई नहीं मानी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा रहा है जिससे कि किसी इंडिविजुअल का जो एक्सेस है मोबाइल का और इंटरनेट का, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एलेक्सा, इसको आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो जो कनेक्टिविटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि एलेक्सा आपकी कनेक्ट हो रही है विद योर फोन, उसको हम डीपीआई में कंसिडर नहीं करेंगे। डिजिटल प्रोसेसेस जो कि दैट मे नॉट इनेबल प्राइवेट इनोवेशन, उनको भी डीपीआई नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फिजिकल प्रोसेस को हम डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वर्क फ्लो के लिए गवर्नमेंट पोर्टल क्रिएट कर रहे हैं, उसको डीपीआई नहीं माना जाएगा। 5 मेजर डीपीआई कैटेगरीज होती हैं विद इन और अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। सबसे पहले तो वेरीफाइबल आइडेंटिटी और रजिस्टर होता है, वेरीफाइंग आईडी होती है, इसके अलावा एग्जांपल है इसका नेशनल आईडी नंबर और डीएनआई। सेकंड प्रॉपर्टी है डाटा शेयरिंग क्रेडेंशियल मॉडल, जिसमें डाटा को शेयर किया जाता है पीयर टू पीयर या फिर पब्लिकली, एग्जांपल है डिजिलॉकर जो कि डीपीआई है। सिग्नेचर्स और कंसेंट की बात करें तो इसमें जो अग्रीमेंट या डाटा होता है उसमें परमिशन होता है, कोड होता है, उसके थ्रू ही वो खुलता है, सोर्स से वो परमिशन जनरेट होता है, एग्जांपल है आधार ई साइन। फिर डिस्कवरी और फुलफिलमेंट के अंडर क्या है कि गुड्स और जो सर्विसेज हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ओपन प्रोटोकॉल, जैसे कि इंडिया का ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। पेमेंट्स भी आता है इसमें, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आसानी से हम लोग कर सकते हैं, एग्जांपल है ब्राजील का पिक्स, सिंगापुर का पे नाउ। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस की कि डीपीआई इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। इंडिया के अंदर लेस देन अ डेकेड, 10 साल से भी कम में हमने बहुत सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन अटेन किया है थ्रू दिस डीपीआई। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया में ही देखें, फोन पे, पेटीएम, ये सारी चीजें काफी लोग यूज करते हैं, नो मैटर उनका क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या सोशल स्टेटस है। बहुत सारे लोग जो है छोटे तबके में भी जाएंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हुआ है। इसके अलावा ये इनोवेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें रिड्यूस हो जाती है, कॉम्पिटिशन जो है वो मेंटेन रहता है और प्राइवेट कैपिटल आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोन पे है, ये एक फिनटेक कंपनी है, इसका ग्रोथ जो है वो डीपीआई के थ्रू बहुत ज्यादा बड़ा है, $12 बिलियन का ग्रोथ है इसका। ठीक है, अब बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। वल्नरेबल ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला, छोटे तबके वाले लोग, रिमोट एरियाज में रहने वाले जो हैं, उनके मतलब उनको यूज या फायदा कह लीजिए हुआ है डीपीआई के थ्रू। ठीक है, सर्विसेज मिली हैं, वो अच्छे से, जो इंटर ग्रुप डिस्पैरिटीज पहले हुआ करती थी अब वो नहीं है, वो भी एक तरीके से फाइनेंशियल स्फीयर में मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया के अंदर जो ओपन हुए हैं 2015 से लेकर 23 के बीच में, वो ट्रिपल 3 गुना हो चुके हैं, जिसमें से विमेन के 55% अकाउंट्स हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, डीपीआई जो है वो इसको और ज्यादा फैसिलिटेट करता है। जैसे गवर्नमेंट की किसी स्कीम को भी अगर प्रमोट करना है तो डीपीआई के थ्रू आसानी से हो सकता है, जिसकी वजह से सेविंग कम होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम होती है, फार्मर के अकाउंट में पैसा चला जाता है ना। रेजिलियंट की बात करेंगे, कोविड-19 के टाइम पे कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था कि डिजिटल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जो थे वो डीपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही जनरेट करवाए गए थे। इसके अलावा ये इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है वो प्रोटेक्ट होती है, उनके पास डिजिटल राइट्स होते हैं, उनका पैसा सेव रहता है। कुछ और फैक्टर्स जिसके तहत हम बोल सकते हैं डीपीआई सिग्निफिकेंट, जैसे कि ये फिस्कली बहुत प्रूडेंट या वाइस डिसीजन है इसको यूज करना, ये पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग से मिक्स होकर बनता है। इससे कंट्रोल जो है हमारा क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छे से किया जा सकता है। अब देखिए, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो अगर कोलैप्स हुआ तो इकोनॉमी कोलैप्स जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज, अगर एक भी दिन के लिए रेलवे में स्ट्राइक हो जाए तो कितना बुरा हाल हो जाएगा। सो इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल रेलवे, इस पे कंट्रोल बहुत अच्छे से किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के डीपीआई के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया का स्टैक
उसमें बताया गया है कि इंडिया के खुद के फाउंडेशनल डीपीआई हैं, जिसमें 3 लेयर्स आती हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिटी लेयर, जिसमें आधार आता है, ई-केवाईसी आता है, नो योर कस्टमर नाउ। पेमेंट लेयर में इंडिया का यूपीआई आता है, आधार पेमेंट ब्रिज आता है। डाटा गवर्नेंस की लेयर में डिजी लॉकर आता है, अकाउंट एग्रीगेटर आता है। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका यहाँ कुछ स्टैट दिया गया है जिसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर देखे जाए तो मोर देन 5.7 लाख हो चुके हैं। मोबाइल अगर देखे जाए तो मोर देन 116.7 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। उमंग में 1984 से ज्यादा ई सर्विसेज दी जाती हैं। यूपीआई में देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी हैवी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 13,116 पॉइंट समथिंग करोड़, है ना। आधार देखा जाए तो 139.7 करोड़ के आधार कार्ड हमने जनरेट किए हैं। डिजी लॉकर में देखें तो मोर देन 29.6 करोड़ यूजर हैं जो डिजी लॉकर में अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह रखते हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में 6.8 लाख ऐसा किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑलरेडी इंडिया में लेड हो चुका है, ताकि रिमोट एरियाज में भी ऑप्टिकल कनेक्टिविटी के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जा सके। अब देखेंगे ग्लोबल लेवल पे कौन से एफर्ट्स किए गए हैं फॉर द डीपीआई। सबसे पहले तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है ये डेवलप किया गया है, जो कि एक कंसेंसस है, जिससे पता लगता है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम में डीपीआई को फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा वन फ्यूचर अलायंस है, जो कि एक वॉलंटरी इनिशिएटिव है। G20 की इंडिया प्रेसिडेंसी में इसको प्रपोज किया गया था, जिसका मेन पर्पस था कैपेसिटी बिल्डअप करना और टेक्निकल असिस्टेंस बिल्डअप करना टू इंप्लीमेंट द डीपीआई इन द लो इनकम कंट्री। फिर हमारे पास एक ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी है, जो G20 के वर्चुअल समिट में 2023 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन पर्पस था एक फोकस्ड इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना जो सिर्फ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। इसके अलावा सोशल इंपैक्ट फंड को अनाउंस किया गया, जिसमें डीपीआई को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है। और ग्लोबल साउथ नेशन, जो कि थोड़े पुअर नेशन है, इकोनॉमिकली नॉट सो वेल नेशन है, वहां पे भी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों ने अग्री किया है कि वो एक्सेलरेट करेंगे टू डिप्लॉय द डीपीआई इन द अदर कंट्रीज। अब चैलेंजेस क्या है फॉर द ग्लोबल एडवांसमेंट ऑफ डीपीआई? सबसे पहले तो फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन आसानी से नहीं मिल पाता। डिजिटल डिवाइड अभी भी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने बात की कि ग्लोबल साउथ नेशंस में ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, बिकॉज वहां की कंट्रीज इतने ज्यादा रिच नहीं है, तो वहां पे ये डिवीजन देखने को मिलता है। डेवलपिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसीज इट इज वेरी नेसेसरी। फिर डाटा प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता है, क्योंकि डिजिटल है सब कुछ, है ना। कल्चरल और सोशल एक्सेप्टेंस भी कई बार बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो आसानी से सोसाइटी में नहीं मिल पाती। वे फॉरवर्ड क्या होगा? हमें 3 पिलर्ड अप्रोच इसके लिए अपनानी पड़ेगी, जो कि यहाँ लिखी गई है। सबसे पहले तो आपके पास टेक्नोलॉजी का एक ऐसा डिजाइन होना चाहिए जिसमें कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ना हो, डिजिटल लेवल पे इंटर ऑपरेबल हो और सारी चीजें आपस में जुड़ी हो। मिनिमलिस्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए, ज्यादा चीजें जो हैं वो एक्चुअल में होनी चाहिए वर्चुअल वर्ल्ड में। फेडरेटेड होना चाहिए, पीपल फर्स्ट और इंक्लूसिवनेस इसका गोल होना चाहिए कि हर सेक्शन के पास डीपीआई का जो है फ्रेमवर्क वो पहुंच सके। प्राइवेसी बहुत जरूरी है, पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन बहुत जरूरी है। सेकंड है गवर्नेंस फीचर, जिसमें कि सरकार काम करेगी, जैसे लीगल रेगुलेशन ले आई, लॉ ले आई। इसके अलावा शेयर्ड अरेंजमेंट और अग्रीमेंट आ गए, ऑब्लिगेशंस का कोड आ गए, ये सब। मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जिसमें कि ओपन एक्सेस होना चाहिए हर एक यूजर को डीपीआई के अंडर काम करने का, ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप हो सके और अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उनके पास एक तरीके से गार्ड या सुरक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रीहेंसिव एंड फेज्ड अप्रोच बहुत जरूरी है। मतलब हम इन डेप्थ रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं, सो दैट हम लोग ग्लोबल लेवल पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंडस्केप जो है वो बेटर तरीके से डेवलप कर सकें। हमें ओपन और रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क पे वर्क करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, रीयूजेबल जो मैनेज्ड सर्विस मॉडल होते हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, सो दैट डिफरेंट कंट्रीज को हम परमिशन दे सके कि वो प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है, उस मॉडल को अडॉप्ट करें जिसमें कि उनके पास, सपोज कीजिए किसी ने फोन पे का हेड ऑफिस डालना है, अब वो आके सारा सामान खरीदेगा, इसेंशियल इक्विपमेंट खरीदेगा। इससे बेटर होता है कि वो एक ऐसी बिल्डिंग खरीदेगा जहां पे ऑलरेडी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, उसको सिर्फ आके अपना वर्क करना शुरू करना है। दैट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। और डीपीआई के केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आसानी से डिप्लॉय किया जा सके डीपीआई के फ्रेमवर्क को। इसके अलावा डायलॉग और अलाइनमेंट डेफिनेटली जरूरी है। एक एनुअल डीपीआई फोरम होना चाहिए, ताकि अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा सके डीपीआई को डिप्लॉय करने के लिए। जो भी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ के, वो एक साथ आ सकते हैं, एक ग्लोबल साउथ फोरम डेवलप कर सकते हैं, ताकि वो डिस्कस कर सके कि उनके यहाँ की नीड्स के हिसाब से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। बायलैटरल और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ये बहुत जरूरी है। फोकस्ड इंस्टीट्यूशन बनाना जरूरी है, जिसमें पॉलिसी डायमेंशंस, फॉर्मुलेशंस, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होंगी, इन पे बात की जाएगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना फॉर द मेकिंग ऑफ डीपीआई, ये और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। जैसे एआई हेल्प कर सकता है कि जो भी चैलेंजेस आज के टाइम में हम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड डाटा अवेलेबिलिटी इन इंडियन लैंग्वेजेस, वो हम ओवरकम कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना।
इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे हमने इंडिया का भाषिनी यूज किया है। भाषिनी क्या है? एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है, मतलब इसमें अगर आप किसी भी भाषा में सर्च करने की कोशिश करेंगे आपको असिस्ट करेगा। इस तरीके का हम डीपीएमए फ्रेमवर्क और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एंजल टैक्स की। बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एंजल टैक्स फॉर द ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर इसको एबॉलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को सपोर्ट मिल सके, फाइनेंस मिल सके। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, इन्होंने बोला है कि एंजल टैक्स एबॉलिश किया जाएगा। तो समझना जरूरी है कि एंजल टैक्स है क्या। देखिए ये ना एक तरीके का इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है, किसके ऊपर? किसी स्टार्टअप के ऊपर या अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर। कब लगाती है? वो तब लगाती है जब कंपनी की जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है, मतलब जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए का रेट है 90 करोड़, है ना, कंपनी का ये रेट चल रहा है 90 करोड़, कंपनी को फंडिंग मिल गई 190 करोड़ की, तो ये लगेगा ना सरकार को कि कुछ तो झोल है, इतनी तो वर्थ भी नहीं है, कैसे यहाँ इनको रेट वो मिल गया, इतना फंड मिल गया। तो अगर वैल्यू कंपनी की एक्सीड हो जाती है एज कंपेयर टू उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, तो एंजल टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि अगर किसी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसी स्टार्टअप का शेयर है 10 रुपए, एक शेयर 10 रुपए का, लेकिन जो सामने वाला इन्वेस्टर है उसने बोला हम आपके एक शेयर का आपको 20 रुपए देंगे, तो वो 10 रुपए फालतू क्यों दे रहा है? कोई तो इसमें झोल होगा। इससे सरकार क्या करती है, जो 10 रुपए फालतू दे रहा है उसके ऊपर लगा देगी टैक्स, उसको बोलेंगे हम एंजल टैक्स। तो ऐसे समझिए कि एक स्टार्टअप के पास एक एंजल आया, देवता आया, दूत आया, जिसने आके बोला कि हम आपको फंडिंग देंगे, इसीलिए कहा जाता है उसको एंजल। वो हो गया एंजल इन्वेस्टर। जब उसी एंजल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स लग रहा है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो दे रहा है फेयर मार्केट वैल्यू के ऑपोजिट, उस पर लगता है एंजल टैक्स। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। इसका मेन पर्पस था मनी लॉन्ड्रिंग को और टैक्स इवेजन को रोकना। ये दोनों टर्म आपने इकोनॉमी में पढ़ी होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी को धोना, है ना, ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना। तो आम सी बात है, जो भी सामने वाला इन्वेस्टर आया है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं फालतू का आपको पैसा दूंगा, जो कंपनी की वर्थ नहीं भी है उससे ज्यादा दूंगा, तो हो सकता है ना उसका कुछ हिडन मोटिव हो और वो ये चाह रहा हो कि जो भी मतलब मेरा ब्लैक मनी है वो इसके थ्रू व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से सरकार जो है वो इसको रोकना चाहती है। इसको सेक्शन 56 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत लगाया जाता था। कवरेज की अगर बात की जाए तो पहले ये केवल लोकल इन्वेस्टर पे लगता था। 2023-24 के बाद से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लगना शुरू हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? ये वो प्राइस है जो कंपनी का एक्चुअल में वर्थ होता है अगर वो अपना एक एक एसेट मार्केट में करंट मार्केट कंडीशन में बेचती है, और ये इस कंडीशन पे कि बायर भी रेडी है और सेलर भी रेडी है कि दोनों को बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिल सके, वो होता है फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, की सोर्सेज कौन कौन से हैं? स्टार्टअप को फंडिंग कैसे मिल सकती है? सबसे पहले तो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड, ये होते हैं जो कि यंग स्टार्टअप को फंडिंग देते हैं। वेंचर कैपिटल जो है इसको एंजल फंड इसी के अंदर आता है। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं हम कि ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक्चुअल में प्राइवेट फंड होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टअप को या कंपनीज को दिए जाते हैं। ये 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 है जिसमें वेंचर कैपिटल फंड आता है, जिसमें एंजल फंड भी आता है। वेंचर कैपिटल फंड का ही पार्ट है एंजल फंड। सोशल वेंचर फंड आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आता है। कैटेगरी 2 के अंदर आपके वो फंड आते हैं जो 1 और 3 के अंदर बिल्कुल नहीं आते, और इसमें लेवरेज नहीं होता। इसमें डेट फंड आते हैं जो कर्जे वाले होते हैं। जो कैटेगरी 3 है उसमें डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फंडिंग जनरेट हो सके। और इसमें आते हैं आपके हेज फंड जो कि मोस्ट आप बोल सकते हैं वॉलेटाइल है इन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट की। देखिए ये वो वेंचर कैपिटलिस्ट बोले जाएंगे जो कि अलग अलग इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा लेते हैं। जैसे मोहल्ले में कमेटी डाल दी ना, तो छोटा छोटा पैसा एक बंदे के पास चला गया। इन द सेम मैनर फंड को पूल किया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तब उसको लार्ज सम में किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है। दरअसल वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप जो है ना नए नए, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पर ये एक शर्त रखते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी के अंदर आप क्या देंगे, ऑनरशिप की स्टेक या शेयर देंगे, तभी हम ये चीज करेंगे। तो इसका मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट अगर पैसा दे रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग उस पर्टिकुलर कंपनी में करना चाहते हैं। एंजल इन्वेस्टर कौन से हुए? ये टिपिकल इन्वेस्ट करते हैं अपने पर्सनल फंड को, मतलब इन्होंने कहीं से पूल नहीं किया पैसा जैसे कमेटी में किया जाता है, इनका खुद का पैसा है जो छोटी अमाउंट में भी होता है, लेकिन ये उस जगह पे लगाते हैं जहां पे इनको लगता है कि किसी कंपनी में जरूरत है। ठीक है, तो ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फंड लगाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रिस्क भी हाई होता है क्योंकि वो उनका पर्सनल पैसा होता है। अब एंजल टैक्स को एबॉलिश क्यों किया गया? आम सी बात है, वो बंदा जो कि अपना पर्सनल पैसा लगा रहा है उसके ऊपर ही एंजल टैक्स लग गया है ना, उसके एक्स्ट्रा पैसे के ऊपर, तो उसको तो नुकसान होगा, तो वो फंडिंग क्यों ही देगा किसी स्टार्टअप को। तो
सबसे पहली बात हमें जरूरी है ये करना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में चलता रहे, फंडिंग सबको मिलती रहे, ग्रोथ चलती रहे इंडिया की इकोनॉमी की, ठीक है। इसके अलावा ये रिवर्स फ्लिपिंग जो है स्टार्टअप की उसको थोड़ा सा प्रमोट करेगा। रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन कंपनीज जो पहले ओवरसीज या फॉरेन में सेटअप थी स्ट्रेटेजिकल तरीके से, बाद में वो इंडिया के अंदर आई। फॉर एग्जाम्पल फोन पे और ग्रो, अगर आप इनका हेडक्वार्टर देखोगे ना लीगल वाला, वो जब ये बनी थी तो फॉरेन में था, लेकिन अब कहाँ आ चुका है हेडक्वार्टर? इंडिया में, क्योंकि इनको मिले फंड्स। पर जब इनको फंड्स ही नहीं मिलेंगे, ये एंजल फंड नहीं मिलेगा, तो ये क्यों आते हैं यहाँ पे? तो आम सी बात है, रिवर्स फ्लिपिंग अगर करनी है, स्टार्टअप के हेडक्वार्टर यहाँ पे लाने हैं, तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे टैक्स को अबॉलिश किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे हेडक्वार्टर होंगे तो आम सी बात है यहाँ पे टैक्स भी ज्यादा देंगे वो लोग, है ना। स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेस्टमेंट, इसमें स्टार्टअप को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। दरअसल देखने को मिला 2023 में 60% तक डिक्लाइन हुआ था स्टार्टअप की फंडिंग में। इससे सरकार ने डिसीजन लिया कि हम एंजल टैक्स को जो है वो थोड़ा खत्म कर देंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है स्टार्टअप के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर ग्लोबल जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, उन्होंने थर्ड ऑफ द स्टार्टअप, हर तीसरा जो स्टार्टअप था जो कि आज के टाइम पे यूनिकॉर्न बना है, उनमें फंडिंग दी थी। तो ऐसी फंडिंग जो है फॉरेन से आने वाली वो बहुत जरूरी है। यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? ये वो स्टार्टअप कंपनी है जिसकी जो वैल्यू है वो $1 बिलियन तक बन जाती है। कंसर्न क्या है, मतलब एंजल टैक्स को एबॉलिश करने को लेकर इश्यूज क्या है? देखिए, एबॉलिश से गवर्नमेंट का रिवेन्यू इफेक्ट हुआ, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट के पास जा रहा था जो टैक्स का था, है ना। साथ में स्टार्टअप में भी इशू आता है, मतलब हो सकता है कि वहां पे एक बंदा जो पैसा दे रहा है वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो। अब क्या किया जा सकता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप को इंप्रूव करने को लेकर? देखिए, एक रिपोर्ट आई थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, उन्होंने बोला था कि हमें ना एक्चुअल में यूनिकॉर्न्स को स्केल अप करना चाहिए, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, या जिसको फंड ऑफ फंड है इसका मैकेनिज्म, सिडबी का फंड ऑफ फंड मैकेनिज्म हमें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए स्टार्टअप्स को, ताकि स्टार्टअप प्राइवेट सेक्टर पे या प्राइवेट इन्वेस्टर पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है। सिडबी का फंड ऑफ फंड एक वो फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है बाकी किसी फंड्स में, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। फिर हमें एआईएफ की लिस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि कैपिटल मार्केट में हम उनका रियल वैल्यू जो है वो देख सकें। हमें सेक्टर्स को एक्सपैंड करना होगा। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है उनको हमें परमिशन देनी होगी कि वो सारे सेक्टर्स के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो है उनको मोबिलाइज करना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत सारे बैंक्स को हमें परमिशन देनी होगी कि वो फंड्स ऑफ फंड जो उनके पास रखा हुआ है उसको अलग अलग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में दे सके, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी उस पैसे को वो घुमा सके। डाटा की बात की जाए तो स्टेटस क्या है स्टार्टअप का इंडिया में? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। 1 लाख प्लस हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप है, 100 प्लस स्टार्टअप हमारे पास ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो देखिए, एंजल टैक्स को एबॉलिश करने से फंड की अवेलेबिलिटी जो है एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए वो डेफिनेटली रहेगी। हम अगर ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन ना हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम एंजल इन्वेस्टर्स को बोले कि वो रजिस्टर करें और ऑनरशिप अपनी क्लियरली बताएं और अपना मुद्दा बताएं कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम अब्यूज को रोक सकें। नेक्स्ट बात करेंगे गिग इकोनॉमी की। देखिए, रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने पब्लिश किया ड्राफ्ट जो है कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बिल भी कहते हैं। ये वेलफेयर बोर्ड के बारे में बात करता है जिसको एस्टैब्लिश किया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए। वेलफेयर फंड खोला जाएगा ताकि गिग वर्कर्स को जरूरत पड़ने में फंड से मदद दी जा सके। इसमें गिग वर्कर्स के राइट की बात की गई है। इसके अलावा उनके साथ जो अनफेयर तरीके से जॉब से उनको निकाला जाता है उसकी बात की गई है। 2 लेवल का ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म निकाला गया है। करंटली राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके पास गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कानून बना हुआ था, ठीक है। इंडिया के अंदर गिग वर्कर्स को अगर देखें तो नीति आयोग ने बोला है कि 7.7 मिलियन वर्कर्स इस इकोनॉमी में 2020-21 में एंगेज थे। 2.6% नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है। 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स जो हैं वो हमारे देश में 2030 तक हो जाएंगे। बिल के साथ इशू क्या है? सबसे पहले तो एल्गोरिदम मॉनिटरिंग को डिस्क्लोज जो है वो ढंग से नहीं किया गया। इसके अलावा रीजन जो है टर्मिनेशन के वो ढंग से नहीं इसमें बोले गए, ठीक है, कि देने पड़ेंगे अगर आप गिग वर्कर को फायर कर रहे हो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे इंपैक्ट हो सकता है। 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ ये है कि एल्गोरिथम मॉनिटरिंग के बारे में डिस्क्लोजर किया गया है और ये भी लिखा गया है कि अगर आप गिग वर्कर को टर्मिनेट कर रहे हो तो आपको रीजन अच्छे से देने पड़ेंगे। तो इससे हो सकता है कोई भी इन्वेस्टर जो है वो गिग वर्कर्स को अपनी जहां इस डर से जॉब ही ना दे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंपैक्ट होगा। ये बिल ये बात नहीं करता कि मिनिमम वेजेस क्या होंगे, वर्किंग आवर्स क्या होंगे। वेलफेयर बोर्ड का जो मॉडल है उसमें कुछ वेलफेयर स्कीम्स बताई गई हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट मिलते हैं परमानेंट एम्प्लॉय को, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, इसके बारे में बात ही नहीं की गई।
अनलाइक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो 2020 में आया था, जिसमें साफ डिफाइन किया गया था गिग वर्कर्स कौन से हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर कौन से हैं, इस बिल में केवल बात की गई है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का सबसेट क्या होगा। अब गिग वर्कर्स होते क्या हैं? देखिए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से वो पर्सन है जो कि काम करता है और उस हिसाब से अर्न करता है, मतलब जितना उसको घंटे का काम मिल रहा है, जैसे फ्रीलांसर टाइप समझिए, ठीक है। ये ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप और बॉन्ड होता था ना, ये उस अरेंजमेंट से परे का वर्क है। अब इसमें दो तरीके की कैटेगरी होती है, एक है प्लेटफॉर्म बेस्ड, जिसमें उनका जो काम है वो ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर की ऐप पे होता है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो पे जो डिलीवरी करते हैं, है ना, उनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर। नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वो हैं जो कि कैजुअल वेज वर्कर हैं, कन्वेंशनल सेक्टर में काम कर रहे हैं, कभी पार्ट टाइम कर रहे हैं, कभी फुल टाइम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में मेड वगैरह आती हैं। अब ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्बनाइजेशन के टाइम पे इनकी जरूरत बहुत बड़ी है, मिडिल क्लास का कंजम्पशन बड़ा है, तो आम सी बात है ऐसी जॉब और ज्यादा क्रिएट हुई है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इन वर्कर्स को भी चाहिए होता है, तो इनको आसानी से मिल पाता है अगर वो गिग वर्कर्स गिग इकोनॉमी की तरफ जाती हैं। गिग इकोनॉमी के बेनिफिट क्या है वर्कर्स के लिए? अगर देखे जाए तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, जितने घंटे जब काम करना चाहे कर सकते हैं, रिमोटली काम कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा 2 से ज्यादा कंपनीज में काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पे सिक्योरिटी फील करते हैं। एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है? उनको थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ता है, सिरदर्दी कम लेनी पड़ती है, नई नई सर्विसेज में वो अलग अलग वर्कर्स को मतलब वो है डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा स्केल जो है वो बहुत ज्यादा क्विकली वेरी करता है डिमांड के हिसाब से। कई बार किसी ऐप पे बहुत ज्यादा गिग वर्कर्स हैं, किसी ऐप पे बिल्कुल नहीं है, अगर वो ऐप ढंग से काम नहीं कर रही तो अपने हिसाब से स्केलिंग हो जाती है। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? उनको चीप मिल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, और कन्वीनियंस के हिसाब से पर्सनलाइज्ड सर्विस मिल रही है। चैलेंज क्या है गिग वर्कर्स के लिए? सबसे पहला डिजिटल डिवाइड, इसके लिए इंटरनेट सर्विस बहुत जरूरी है, एक्सेस बहुत जरूरी है अगर काम करना है। डाटा प्रोटेक्शन, मतलब जो ओपेक डिसीजन किसी भी प्लेटफॉर्म कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं कि कैसे कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, कैसे पर्सनल डाटा इनका रखना है, ये थोड़ा इशू है क्योंकि इससे इनकी प्राइवेसी वर्कर्स की इफेक्ट होती है। एम्प्लॉय का स्टेटस नहीं मिल पाता इनको, है ना, मतलब जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते, तो कई बार एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। इनका नेचर ऑफ जॉब बहुत अनसर्टन है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वेजेस अच्छे से कई बार नहीं मिल पाते, और अनसर्टन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रहता है। लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन भी हमेशा रहती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता, ये सब, है ना। एल्गोरिदम का मैनेजमेंट जो है उसमें देखा जाता है कि वर्कर्स को कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि एक सर्टन एल्गोरिदम को फॉलो करके यहाँ जाके अटेंडेंस लगाइए, ये कीजिए, वो सारी चीजें। स्टेप्स कौन कौन से हैं कि कैसे हम इसको थोड़ा सा अच्छे से ला सकते हैं इकोनॉमी को? सबसे पहले तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में बोला गया है कि हमें सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स गिग वर्कर्स को देने चाहिए। कोड ऑन वेजेस 2019 बोलता है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज हमें लागू करना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो चाहे अनऑर्गेनाइज्ड हो। ई श्रम पोर्टल कहता है कि नेशनल डाटाबेस हमें क्रिएट करना होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का, जिसमें गिग वर्कर्स भी आएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बोला गया है कि जितने रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जिसमें गिग वर्कर्स भी आते हैं, उनको हमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपए सालाना देना है। सेंटर फॉर लेबर स्टडी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें बेंगलुरु में है ये, उसमें बोला गया कि एक असिस्टेंस हमें देना पड़ेगा नई स्कीम के लिए, जिससे में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। इसके लिए एमओयू साइन किया गया है ईपीएफओ के साथ। अब वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो हमें प्रॉपर एस्टिमेशन लगाना होगा कि गिग वर्कर्स हैं कितने, है ना, और कैटलाइज करना होगा प्लेटफॉर्माइजेशन को। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव इसके लिए लाया गया था, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, इसके थ्रू क्या होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल हैं वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को सेल कर सकेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म को, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बहुत अच्छे से हो पाएगा। जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उसको एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या फिर लोन वगैरह मिल सकता है अगर वो कुछ करना चाहता है अलग। सोशल इंक्लूजन हो पाएगा उनका डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, मतलब हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ वर्कर, चाहे विमेन है उनको भी मौका देंगे, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको भी मौका देंगे, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए स्किल डेवलपमेंट हम ला सकते हैं, कोर्सेज सेल कर सकते हैं। हमें इंप्लॉयमेंट और स्किल को इंटीग्रेट करना है, जैसे अलग अलग पोर्टल्स पे जोड़ा जा सकता है इनको। ई श्रम हो गया, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल हो गया, असीम पोर्टल जहाँ पे जॉब्स के लिए इंडस्ट्री जुड़ी रहती है उन सब में, है ना। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात की जाए तो सोशल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं उनको हम थोड़ा इनहांस कर सकते हैं, यूनिवर्सल लेवल पे हर जगह पहुंचा सकते हैं इंडिया में। सोशल सिक्योरिटी में पेड सिक लीव आती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज या वर्क एक्सीडेंट का इंश्योरेंस आता है। फिर ट्राई पार्टी डायलॉग यानी गवर्नमेंट, प्लेटफॉर्म यूनियन और ईबीएमओ के साथ डायलॉग होना बहुत जरूरी है ताकि दोनों की इश्यूज को समझा जा सके। एम्प्लॉयर एंड बिजनेस मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसमें दरअसल जो एंटरप्राइज होती है वो अब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है जो कि थोड़ा सा उनके सक्सेस का कारण बने, और ये सर्विसेज भी देती है ताकि हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो इनके यहाँ पे बढ़ती चली जाए। बात करेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। इंडिया ने अपना पहला कार्गो शिप जो है वो न्यूली बिल्ट सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे एक्सेप्ट किया है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना कहाँ है? विजिंजम में। इसको बोल रहे हैं विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, और ये केरला के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड यहाँ देखिए, ये रहा आपका विजिंजम केरला के अंदर, ठीक है।
और यहाँ पे वल्लर पदम टर्मिनल कोची है। इसके अलावा ये पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ केरला ओन करती है। ये डेजिग्नेट किया गया है ताकि जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट आते हैं, मल्टीपर्पज के अलावा जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट यहाँ पे आते हैं, उनको थोड़ा यहाँ पे रिसीव किया जा सके। ये पोर्ट डेवलप किया गया है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों का पैसा है। डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर, इस बेसिस पे इसको बनाया गया है। मतलब इसको लैंडलॉर्ड जो मॉडल होता है, इसमें ये होता है कि पोर्ट की जो अथॉरिटी है वो रेगुलेटरी बॉडी होगी, लेकिन पोर्ट को जो ऑपरेट करेगा वो प्राइवेट कंपनी होगी। ठीक है, तो डिजाइन किसने किया, बिल्ड किसने किया, ये सब किया किसने, प्राइवेट सेक्टर ने। फाइनली ट्रांसफर किसको कर दिया जाएगा, आपकी पब्लिक सेक्टर को, अल्टीमेटली जब उनका पैसा निकल जाएगा प्राइवेट वालों का। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की। देखिए, ये एक ट्रांजिट हब होता है जहां पे कार्गो जो है वो एक शिप से दूसरे शिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। इसमें रेलवेज, रोड सब आता है। स्मॉलर पार्सल जो होते हैं कार्गो के, उनको बिगर शिप पे लोड कर दिया जाता है ताकि वो डिस्टेंस जो पोर्ट्स हैं, बाकी कंट्रीज के पोर्ट, वहां तक ट्रेवल कर सकें। हमने विजिंजम को ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्यों बनाया, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। दरअसल ये सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स अवे है, कहाँ से, इंटरनेशनल यहाँ से शिपिंग निकलती है वहां से। देखिए यहीं पे मतलब 10 माइल्स दूर है उस एरिया से जहां से इंटरनेशनल रूट के शिप पास होते हैं, चाहे वो शिप यूरोप जा रहा हो, चाहे पर्शियन गल्फ या चाहे फार ईस्ट। ठीक है, अब ये नेचुरल एडवांटेज भी है क्योंकि यहाँ पे जो डीप ड्राफ्ट है वो 18 मीटर की है, थोड़ा सा कोस्ट कर्व जैसा है। ठीक है, तो सुनामी इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी, इरोजन बहुत कम है, मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहेगा। फिर ये ट्रांसशिपमेंट हब भी है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स निकलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको अच्छे से कंसोलिडेट किया जा सकता है। और फिर इंडियन और रीजनल ओरिजिन के जो कार्गो हैं उनको यहाँ अच्छे से हैंडल भी किया जा सकता है, लो कॉस्ट में सर्विसेज दी जा सकती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया ट्रांसशिपमेंट हब क्यों बनना चाहिए, एक तो इससे पैसा जनरेट होता है। मान के चलिए कोई शिप यूरोप की तरफ यहाँ से निकला और यहाँ पे केरला का विजिंजम पोर्ट है, और क्योंकि ये 10 नॉटिकल माइल से ही जहाज दूसरा गुजर रहा है, अब रास्ते में इस जहाज को तेल चाहिए, कुछ भी सर्विस चाहिए, तो वो यहाँ रुक सकता है ना आसानी से। तो क्या जनरेट हुआ, इंडिया के पास तो रिवेन्यू जनरेट हुआ। तो इससे क्या होगा, जो हमारे मेजर पोर्ट जो है उनको जो रिवेन्यू लॉस हो रहा है उसको हम अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। करंटली 75% ऑफ इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो इंडिया के बाहर के पोर्ट्स हैंडल करते हैं, तो इंडिया की तरफ से इंडिया को पैसा देना पड़ता है, पर यहाँ इंडिया खुद इसको हैंडल कर पाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हम शिपिंग के कॉस्ट को जो है वो इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे फ्यूलिंग वगैरह, सर्विसेज वगैरह अच्छी की जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो टर्न अराउंड टाइम जो है इंडियन पोर्ट्स का वो भी इससे कम हो जाएगा। पहले 4.3 डेज होता था, अब 2.1 डेज हो जाएगा, जो और इंप्रूव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि पोर्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्योंकि यूरोप का अगर शिप निकला, उसने यहाँ से सर्विस ले ली, तो वो तो फॉरेन करेंसी में पे करके जाएंगे ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। इसके अलावा शिप रिपेयर, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग, ये सारे बिजनेस भी खुलेंगे यहाँ पे। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये वो टाइम है जिसमें कहा जाता है कि शिप जो है उसको अनलोड होना है अपने कार्गो से और फिर नया कार्गो उसमें लोड होना है, उसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। मतलब शिप आया, सामान लोड अनलोड हुआ और फिर वापस गया, ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। जी, जितना कम होगा उतनी एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, सेल्फ रिलायंस भी इससे हो पाएगा क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी इंडिया के इंडियन ओशन में बढ़ता चला जा रहा है ना। तो आम सी बात है कि फॉरेन पोर्ट पे इंडिया डिपेंड नहीं कर सकता, तो इंडिया ने खुद का एक ऐसा पोर्ट बनाया। इसके अलावा ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हम लोग जुड़ पाएंगे। पुअर शिपिंग कनेक्टिविटी की वजह से इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जुड़ना नहीं हो पा रहा था। इंडिया का जो वर्ल्ड के अंदर ट्रेड है वो केवल 2% है अंडर दिस डोमेन। अब इश्यूज क्या है इसको डेवलप करने को लेकर, सबसे पहले तो हमें ना नेचुरल डेप्थ अच्छे से नहीं मिल पाती, मतलब हमारे पास सूटेबल जगह नहीं है जहां पे ऐसे पोर्ट्स बनाए जा सके। इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई, मैंगलोर, टूटिकोरन, इनकी नेचुरल डेप्थ केवल 10 से 14 मीटर है। जो अच्छा ट्रांसशिपमेंट हब होता है ना उसको 20 मीटर की डेप्थ चाहिए होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल की जितनी भी शिपिंग लाइंस हैं उनसे डिस्टेंस बहुत हो जाता है हमारे मेजर पोर्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में है, तो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस यहाँ बहुत दूरी से निकलती हैं, जो पोर्ट्स हैं उनसे बहुत दूरी से निकल जाती हैं। इसके अलावा लेबर इश्यूज बहुत सारे हैं, मेजर इंडियन पोर्ट्स जो है वहाँ पे लेबर स्ट्राइक होती रहती है, कंजेशन होता है, इनएफिशिएंसी होती है। इसके अलावा जो स्किल्स चाहिए वो नहीं होती लोगों के पास, तो पोर्ट ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। कुछ और इशू में सिक्योरिटी फंडिंग का इशू है, लैंड नहीं मिल पाता, कनेक्टिविटी की एफिशिएंसी नहीं है, कंपटीशन बहुत है फॉरेन के पोर्ट से, जैसे कोलंबो का पोर्ट ज्यादा अच्छा है, दुबई का अच्छा है, सिंगापुर का अच्छा है, तो इंडिया को थोड़ा कंपटीशन मिलता है। स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 हम लेके आए हैं जिसमें हम इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे और हम ड्राफ्ट्स को और ज्यादा डीपर करेंगे। 18 से 23 मीटर तक हम डेप्थ लेके आएंगे ताकि हम एकोमोडेट कर सके बड़े बड़े वेसल्स को। ट्रांसशिपमेंट हब हम इंडिया को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि लार्ज शेयर ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक का इंडिया के पास आके रुके। हम वेसल के चार्जेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सर्विसेज को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से देंगे, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ाएंगे। जैसे हमारे पास पीएम गति शक्ति NMP जो है वो
मॉडल चल रहा है या प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान है हमारा। न्यू इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलपमेंट किया जा रहा है कहाँ, गैलेथिया बे में, जो कि ग्रेटर निकोबार के अंदर और वलापरदम कोचीन के अंदर है। टैरिफ गाइडलाइन जो है 2021 की, इसमें बोला गया है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे टैरिफ को फिक्स करने को लेकर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों का रहेगा पोर्ट्स को मैनेज करने को लेकर। लॉजिस्टिक कॉस्ट को और ज्यादा रैशनलाइज और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाएगा। वे फॉरवर्ड में इंडिया क्या कर सकता है, सबसे पहले तो मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग टेक्निक जो है वो इंप्लीमेंट करनी जरूरी है, स्पेशली ड्राई कार्गो को मेंटेन करने के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट ज्यादा लेके आने होंगे, फॉरेन की शिपिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लोकल वर्कफोर्स को ट्रेन करना होगा ताकि वो कार्गो को अच्छे से हैंडल कर सकें। हमें सेंटर डेवलप करना होगा कोस्टल और इनलैंड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का, और किसके साथ मिलकर, IIT NIT के साथ मिलकर। हमें इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ कम्पीट करने के लिए कॉस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करना होगा, टर्न अराउंड टाइम जो है उसको कम करना होगा, कस्टमर सर्विस अच्छी देनी होगी। इसके अलावा हम कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो है वो डेवलप कर सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसपास का जो है आप बोल सकते हैं इकोनॉमी ग्रोथ, वो भी लाया जा सके। ने हाल फिलहाल एक वर्किंग पेपर रिलीज किया जिसका नाम था एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। देखिए पेपर में ये बताया गया कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो कैसा रहा है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कौन कौन से चाहिए ताकि ग्रोथ और बढ़ सके। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इसमें आगे फर्दर सब कैटेगराइजेशन स्टडी किया जाता है। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, 6% रियल GDP ग्रोथ सिंस 2000 हम देख रहे हैं, लेकिन ये ऑल अक्रॉस द सेक्टर सेम तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है, इवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आप लो प्रोडक्टिविटी और लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं हायर प्रोडक्टिविटी में, और स्किल बेस्ड इंटेंसिव एक्टिविटी वो है वो ज्यादा होती है आपकी इकोनॉमी में। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट हो जाना, जैसे कि रिसोर्सेज हैं आपके कुछ, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये सारे रिसोर्सेज जो है ये लो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटीज जो है उनसे शिफ्ट होके या उनसे बाहर निकल के मॉडर्न एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा जाते हैं। रिसोर्सेज आपके पहले लो प्रोडक्टिविटी में यूज हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में, और फिर आगे चल के सर्विसेज में जो कि एक हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर है वहां पे यूज होंगे। फिर सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बांटा जाता है, हाईएस्ट शेयर रहता है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का बहुत कम रहता है शेयर जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है। इसको हम कैसे कैसे स्टडी करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्टर्स में कितना है, वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हर एक सेक्टर में। कैपिटल एक्यूमुलेशन भी एक इंडिकेटर है, मतलब फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों को जोड़ा जाता है, फिर डिमांड प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाता है कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड जनरेट कर रहे हैं। माइग्रेशन में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अर्बन टू रूरल, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में अगर देखा जाए तो हाई रेट्स ऑफ बर्थ और डेथ के कंपैरेटिवली लो बर्थ रेट होना चाहिए, लो ही डेथ रेट होना चाहिए, जो कि डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे क्या होता है, हाई रेट ऑफ बर्थ भी होता है और हाई रेट ऑफ डेथ भी होता है। डाटा बैंक की बात करते हैं, 3.1% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारे कैलेंडर ईयर 2023 में पाया गया। 32.3% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है पूरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 2018-19 के हिसाब से, ये लगभग 55% इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। इसके अलावा 54.7% ग्रॉस वैल्यू ऐड करता है टर्शरी सेक्टर, 27.6% ऐड करता है सेकेंडरी सेक्टर और 17.7% ऐड करता है इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर। 23.9% हमारी जो वर्कफोर्स है वो दरअसल इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती है 2021 के डाटा के हिसाब से। इंडिया की स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का आज के टाइम पे स्टेटस क्या है, देखिए शेयर ऑफ एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन हो गया है, पहले 42% हुआ करता था 1972-3 में, अब 15% है, लेकिन स्टिल ये बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत हाई है। इंडस्ट्री की शेयर की बात करें तो इंडस्ट्री में माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और यूटिलिटी आती है। इंडस्ट्री का परसेंटेज बड़ा है, पहले 24% होता था, आज के टाइम पे 25.9% है इकोनॉमी के अंदर। सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा राइज हुआ है, ये पहले 34.5 होता था, अब ये 55.3% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या चेंजेस हैं, पहले लोग एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा एंगेज होते थे एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे 73.9% तक एंगेजमेंट था 72-73 में, लेकिन अभी 42% रह गया है। इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, 11.3% से 24% हो गया है। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो 14.8% से बढ़कर 30.7% हो गया है। तो ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट किसके अंदर चाहिए, ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए सर्विस सेक्टर के अंदर। अब इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत ग्रो हुआ है 1983 से लेकर 2019 के बीच में अगर देखा जाए तो नॉन
नॉन फार्म बेस्ड जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पे एम्प्लॉयमेंट 20% राइज हुआ है। अर्बनाइजेशन में देखें तो इंडिया का अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है। 2036 तक कहा जा रहा है कि जो इंडिया के टाउन्स और सिटीज हैं वहां पे 600 मिलियन पीपल या 40% इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो रहेगी, जबकि 1971 में सिर्फ 20% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती थी। अब यहाँ देखिए शेयर ऑफ वर्कफोर्स कितना है परसेंटेज के बेस पे। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स पहले ज्यादा होती थी 90s के टाइम पे, लेकिन अब ये कम हो गई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो डेफिनेटली आपकी जो है वो हल्की राइज होती नजर आ रही है। और मैन्युफैक्चरिंग में ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें ये देखा जा रहा है कि 90s में जितने लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे लगभग उतने ही अभी भी हैं, लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें लोगों का एंगेजमेंट या एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है। सर्विस सेक्टर में देखिए कैसे ग्रोथ हुआ है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में जनरेट हो रही है। कौन कौन से स्टेप्स दिए गए हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर? सबसे पहले तो टैक्स रिफॉर्म किए गए, जैसे हमने जीएसटी लाया, कॉर्पोरेट टैक्स लाया, इनइक्वालिटी को थोड़ा वो करने के लिए, कम करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई जिसमें अलग अलग सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको इन्वेस्टमेंट के लिए हम अलग अलग अवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं ताकि इकोनॉमी वहां पे अच्छी हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया ताकि क्रेडिट का जो कल्चर है लोन लेने का वो इंप्रूव हो सके, रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव हो सके। लेबर रिफॉर्म्स किए गए, 4 कोड इसके लिए लाए गए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री में हम प्रमोट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। इसके अलावा कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत नेट इसका एग्जांपल है, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट कर सके। कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर का वो एम्प्लॉयमेंट में कई हद तक ज्यादा है, जबकि आउटपुट जो है वो डिक्लाइन हो गया है। 40% तक आउटपुट पहले 1980s में एग्रीकल्चर दिया करता था, 15% है, लेकिन अभी भी 42% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एग्रीकल्चर से। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में अनइवन है, इक्वली तरीके से स्प्रेड नहीं हो रखा। जो भी सर्विसेज हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, वहां ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लो स्किल की जो जॉब है वो ज्यादा बढ़ रही है, जबकि हाई स्किल की जॉब की जरूरत है। जैसे कंस्ट्रक्शन है, वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एम्प्लॉय जनरेशन के लिए, लेकिन उसमें कोई स्किल इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है ना। लो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्लगिश है, इतना बढ़िया नहीं चल रहा है। वहां पे हाफ ऑफ द वर्कर्स जो है वो अभी भी लो प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड हो ना। मैन्युफैक्चरिंग में कोई हाई टेक वाली जॉब्स नहीं कर रहे हैं। लेबर जो है 2019-20 में ये देखा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में लगभग 4.5 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें अभी और भी प्रोडक्टिविटी लाने की जरूरत है। जो पेपर है वो ये एस्टिमेट करता है कि इंडिया को 143 से लेकर 324 मिलियन जॉब्स जो है वो अभी ग्रो करनी पड़ेंगी फॉर द पॉपुलेशन बाय 2050। पॉलिसी की रिकमेंडेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन और स्किलिंग को हमें मजबूत करना जरूरी है, क्वालिटी एजुकेशन देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज भी चलते हैं। इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो कहा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन अगर कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाती है, और इंडिया का जो एजुकेशन है वो बहुत लो स्तर पे है। ये एनुअल सर्वे किया गया था एजुकेशन का, उसमें पता लगा। फिर एडवांसिंग लेबर मार्केट रिफॉर्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए करना, ताकि हम लोग जो भी एम्प्लॉयमेंट के प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है, कानून है, उनमें ना केवल एम्प्लॉयर का बल्कि एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखें और लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी को मजबूत कर सकें। हमें ट्रेड इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि ट्रेड पॉलिसीज अलग अलग कंट्रीज के साथ हम लोग टाई अप कर सकते हैं, ताकि ग्लोबल मार्केट के साथ हम हमारी मार्केट को जोड़ सके। इसके लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना, टैरिफ को रिमूव करना, नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन जो है उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती है ट्रेड पे? जैसे किसी कंट्री ने कस्टम ड्यूटी लगा दी, अगर आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं फॉरेन में, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नॉन टैरिफ किसी क्वालिटी चेक पे बेस पे आपके एक्सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि क्वालिटी अच्छी नहीं है आपके आम की, सेब की, अगर आपने एक्सपोर्ट किया। फिर रेड टेप को रिमूव करना बहुत जरूरी है, रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक जितने भी हर्डल्स हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जरूरी है। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट को पुश देना चाहिए, जिसके लिए हम फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। इंडिया का वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। सोशल सेफ्टी नेट को मजबूत करना, क्रेडिट को एक्सेस देना स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं। बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया था कि वेंचर कैपिटल फंड 1000 करोड़ रुपए तक का सेटअप किया जाएगा, ताकि स्पेस की इकोनॉमी को हम लोग प्रमोट कर सकें। ये वेंचर कैपिटल फंड दरअसल स्पेस टेक रिलेटेड जितने स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस करेगा, स्मॉल से मीडियम साइज एंटरप्राइज की मदद करेगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में। कौन से लाइफ साइकिल के स्टेजेस? स्टार्टअप के लाइफ साइकिल, ठीक है।
स्टार्टअप जैसे स्टार्टिंग में स्टार्टअप है, फिर आगे चल के बड़ा यूनिकॉर्न बन गया, इस तरीके का साइकिल। ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स को सप्लीमेंट करेगा। जैसे ऑलरेडी हमारे पास सीड फंड स्कीम है जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर ने लाई थी 2023 में, ये उसको और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। फिर हमें वेंचर कैपिटल फंड को सेटअप करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे हमें लो कॉस्ट कैपिटल अवेलेबल हो पाएगा स्पेस सेक्टर में। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में वो हमें 10% तक लेके जाना है 2030 तक, जबकि प्रेजेंट में केवल 2% है। स्पेस सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है जिसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। अब देखिए स्पेस बेस्ड जो स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सेक्टर में रोल क्या है, जरूरत क्या है। सबसे पहले तो हमें इससे ना हमारी इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हम जो स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंपोर्ट करते हैं वो 12 टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेड आइटम कौन कौन सी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, कॉम्पोनेंट, हाई स्ट्रेंथ के कार्बन फाइबर हो गए, स्पेस क्वालिफाइड सोलर सेल हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस बेस के इतने बड़े स्टार्टअप ही नहीं है वो हमें ये प्रोडक्ट बना के दे सके, है ना, अच्छी कॉस्ट पे। फिर इसरो जो है उसको भी फ्री कर दिया गया है, और फ्री करना जरूरी है एंसिलरी एक्टिविटी से। मतलब इसरो को मेन टारगेट क्या होना चाहिए, इसरो का रिसर्च करके कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च करना है स्पेस में, रादर देन इसरो इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बनाए और अपने तरीके से करे, है ना। इसलिए जरूरी है स्पेस टेक स्टार्टअप होने चाहिए जो कि इसरो को सीधा मटेरियल की सप्लाई दें। स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इसरो को मेन मतलब फ्री कर देगी हर किसी तरीके की अदर जिम्मेदारी से, जिसके बाद इसरो जो है वो कोर एरिया रिसर्च डेवलपमेंट का जो है उनका उस पर ज्यादा फोकस कर पाएगा। इसके अलावा सप्लाई ड्रिवन मॉडल से हमें डिमांड ड्रिवन मॉडल की तरफ बढ़ना है। मतलब ना केवल हमें इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए कंपोनेंट बनाने हैं बल्कि इसको बाकी वर्ल्ड को भी सप्लाई करना है। सैटेलाइट डाटा जो है वो अर्बन डेवलपमेंट में जैसे हम यूज कर रहे हैं, ऐसी अलग अलग तरीके का डाटा जो है वो हम प्लानिंग में यूज कर सकते हैं और फिर आगे चल के डिमांड के बेसिस पे कंपोनेंट और स्टार्टअप को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत जरूरी है। जैसे फॉरेन की प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, एरियन स्पेस हो गया, इन्होंने ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में अपना सिक्का जो है वो जमाया है, कॉस्ट को कम किया है, टर्न अराउंड टाइम भी कम हुआ है ना। तो इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इस तरीके का मतलब वेंचर्स जो है वो लाने पड़ेंगे स्पेस डोमेन में, ताकि हम भी compete कर सके ग्लोबल लेवल के सप्लायर्स के साथ, ठीक है। इसके लिए जरूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना। सेंटर ने एक्चुअल में बहुत सारी स्पेस डोमेन की एक्टिविटीज को, एंड टू एंड एक्टिविटीज को प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है। सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी जरूरी है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन में इनोवेटिव सोल्यूशन इसके थ्रू आ सकते हैं। इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है कहा जा रहा है कि 48% तक एग्रीगेटेड जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकता है अगले 5 साल तक अगर देख सकते हैं हम तो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस में अगर देखा जाए तो मोर देन 200 स्पेस बेस्ड स्टार्टअप इंडिया के अंदर अभी हैं। 2022 में विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट था जो लॉन्च किया गया था मिशन प्रारंभ के अंडर। इसको डेवलप किया था हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट स्पेस नाम की एजेंसी ने। फिर आपकी नेशनल स्पेस लिमिटेड है और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया पीएसएलवी बनाने के लिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए। इसमें एलएनटी कंपनी ने भी पार्टनरशिप की थी। आईआईटी मद्रास ने एक स्टार्टअप चलाया जिसका नाम था अग्निकुल कॉस्मोस। ये एक्चुअल में क्या करता है, जो इंडिजिनस तरीके से यहाँ पे इंडिया में डिजाइन किए गए रॉकेट्स उनको टेस्ट करता है। तो इन्होंने इंडिजिनसली डिजाइन किया गया और वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट जो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन से बना था उसको यहाँ पे टेस्ट किया अग्निकुल के अंदर। वन वेब इंडिया रिसेंटली इंडिया की पहली कंपनी बनी है जिसको अप्रूवल मिला है इंडिया के स्पेस रेगुलेटर से कि वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस कंट्री में प्रोवाइड कर सकती है। अब चैलेंजेस क्या है स्टार्टअप को स्पेस में प्रमोट करने के? सबसे पहले तो रेगुलेशन इशू। देखिए बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से चाहिए हो, चाहे इसरो से, चाहे एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन से। इसके अलावा एक डेडिकेटेड रेगुलेटर नहीं है। इसरो रेगुलेटर भी है और ऑपरेटर भी है, जो सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट है। रिस्की नेचर है इंडस्ट्री का, मतलब ये श्योर मार्केट नहीं है। अगर आगे चल के इसरो ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने बंद कर दिए, कम कर दिए, तो ये मार्केट ठप हो सकता है। फंडिंग नहीं मिल पाती है। इंडियन इन्वेस्टर जो है वो सेफ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ये 5G में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे लॉन्ग टर्म रिटर्न है, हाई रिस्क जो है वो ज्यादा नहीं है। जबकि स्पेस सेक्टर में हाई रिस्क बहुत है। लैक ऑफ इंडिजिनस मटेरियल एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्पेस स्टार्टअप नहीं बनते हैं, क्योंकि उनको भी मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन नहीं कर पाते वो डिफरेंट कंपोनेंट्स का। सिक्योरिटी कंसर्न भी है। अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आ जाएगा तो फॉरेन एंटिटी स्पेस सेक्टर में ज्यादा इंटरवीन करेंगी। फिर लिमिटेड टैलेंट पूल है, लोगों के अंदर इतनी ज्यादा स्किल नहीं है। स्पेस डेब्रीज पूरे स्पेस के अंदर बढ़ रही हैं जिसकी वजह से स्पेस इकोनॉमी का क्या फ्यूचर हो हम कह नहीं सकते। इंडिया की कुछ इनिशिएटिव हैं जिसके थ्रू हम स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस, जो एक ऑटोनॉमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। इसका मेन पर्पज क्या था कि ये रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है, मॉनिटर करती है किसको, स्पेस एक्टिविटीज को। और ये स्पेस एक्टिविटीज किसके थ्रू मॉनिटर होती है? एक नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट
प्राइवेट एंटिटीज के थ्रू। फिर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, 1992 में सेटअप की गई थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। अगर कोई कमर्शियल डील करनी है इसरो की तरफ से तो ये करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड शेड्यूल ए की कैटेगरी कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर 2019 में सेटअप की गई थी। ये कमर्शियल एक्टिविटीज जो है इसरो की उसको हैंडल करती है। फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, 2020 में सेटअप की गई है। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जिसका मेन पर्पस है प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करना स्पेस इंडस्ट्री के अंडर। की इनिशिएटिव में देखें तो इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 में आई, जिसमें हमने नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को जितनी भी डोमेन है स्पेस एक्टिविटी की उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो दे दिया, परमिशन दे दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी स्पेस के अंदर बढ़ा है। 74% तक हमारे जो सैटेलाइट अभी बनते हैं, 74% एफडीआई का कंट्रीब्यूशन रहता है सैटेलाइट के मैन्युफैक्चरिंग में। 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है लॉन्च व्हीकल्स के अंदर। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क की अगर बात की जाए तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, ये कोलैबोरेशन है स्टार्टअप्स के लिए स्पेस इंडस्ट्री में। टैक्स बेनिफिट में सैटेलाइट लॉन्चेस जो होते हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। अटल इनोवेशन मिशन में सबसे पहले अटल स्पेस चैलेंज है, ये दरअसल इसरो के साथ मिलकर और सीबीएसई के साथ मिलकर लाया गया है। और ये एटीएल है क्या, एटीएल स्पेस चैलेंज एक अटल टिंकरिंग लैब का चैलेंज है, जिसमें हम लोग इस तरीके की लैब्स को डेवलप करके जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सके स्पेस सेक्टर के अंदर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को समझकर। तो ये लैब एक तरीके से रिसर्च का काम करती है और इनोवेशन स्टूडेंट के अंदर बढ़ाती है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम भी लाई गई थी जिसका मेन पर्पस था मोर देन 15 स्टार्टअप्स जो है जो स्पेस सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना। इसके लिए उनको ड्रोन, सर्विलेंस इक्विपमेंट, ये सब एरियाज पे काम करने की परमिशन दी जाती है। स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए परमिशन दी जाती है। मेंटरिंग की बात की जाए तो रिटायर्ड जितने इसरो के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया जाता है इन स्पेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि उनकी एडवाइस को हम सुन सके। वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है, स्पेस एक्टिविटी का एक्ट लाया जा सकता है, क्लैरिटी आएगी, इससे इंडस्ट्री के अंदर फोकस आएगा। फिर हम करंट वैल्यू चेन जो है उसकी मैपिंग कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट चैलेंजेस टेक्नोलॉजी, बिजनेस और एडॉप्शन में जो भी आ रहे हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो प्राइवेट सेक्टर का जो स्टार्टअप है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है मार्केट में डिमांड को पुश करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, इसके मतलब इस सेक्टर में स्किल देना, एकेडमिक प्रोग्राम्स लॉन्च करना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग साइनर्जी इन द सेक्टर मतलब स्टार्टअप, इसरो और फॉरेन कंपनीज के बीच में कोऑर्डिनेशन या पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। फिर हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड वगैरह जो है उसको ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, उसका कॉर्पस बढ़ा सकते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी और स्कीम ला सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट 2024 जो है वो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स ने लॉन्च की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो टारगेट जो है वो 2015 से लेकर 24 के बीच में जो हमें अचीव करने हैं वो प्रोग्रेसिव स्टेट में ही है, लेकिन कहा जा रहा है कि लेस देन 1/5 ऑफ द टारगेट जो है वो शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने प्रोमिसेस को, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोमिसेस को शायद अचीव ना कर पाए। ये देखिए ऑन ट्रैक में जितने टारगेट हैं वो है 17%, मॉडरेट प्रोग्रेस वाले 18% है, मार्जिनल वाले 30% है, स्टेग्नेशन वाले 18% है और रिग्रेशन जो शायद अचीव ना कर पाए वो 17% है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी उसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया था और कहा गया था कि ये इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन की जो भी नीड्स हैं उनको आज के टाइम पे सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करके कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। सब्सिक्वेंटली यूनाइटेड नेशन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में अडॉप्ट किया गया जिसमें हम पॉवर्टी को कॉम्बैट करने की, हंगर डिजीज को हटाने की बात कर रहे थे। हर एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था उसका टारगेट था 2015 तक चीजों को अचीव करना और 1990 के लेवल से कंपेयर करना अचीवमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो एक ब्लूप्रिंट है ताकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर सबके लिए ला सकें। इसमें ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने की बात की गई है, चाहे वो पॉवर्टी हो, इनइक्वालिटी हो, क्लाइमेट चेंज हो, पीस और जस्टिस लाना हो। 2015 में जितने भी कंट्रीज थे यूनाइटेड नेशन के उन्होंने 2030 का जो एजेंडा था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको अडॉप्ट किया और 15 साल का प्लान सेट किया। इसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं, 2030 तक हमें इनको अचीव करना है। अब रीजन कौन से हैं जिसकी वजह से ये टारगेट जो है वो लैक कर रहे हैं या अच्छे से अचीव ना हो पाए। सबसे पहले तो कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए इसकी वजह से जो हमारा एक टारगेट था कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है वो हैम्पर हो गया क्योंकि गरीबी फिर से आई जब पैंडेमिक आया। तो 10 साल में जितनी प्रोग्रेस हुई थी वो खत्म हो गई। इसके बाद जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला गोल है, अच्छी हेल्थ वाला, वो भी हैम्पर हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 4 है, जो एजुकेशन का गोल था वो भी हैम्पर हो गया। सो ये एक रीजन था। इसके अलावा क्लीन एनर्जी को जो फाइनेंस जाना था डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो भी अफेक्ट हुआ पैंडेमिक के कारण। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। एस्केलेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कारण है, जैसे यूक्रेन, गाजा, सूडान, इन सब जगह पे एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो लोग जो है उनका डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा।
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने एस्टिमेट किया था कि $6 ट्रिलियन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए होंगे अगर उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 को अचीव करना है, और इसमें ये लैक ही कर रहे हैं, पैसा उनको मिला नहीं है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बहुत बहुत सारे अभी भी हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, पॉल्यूशन हो। आईपीसीसी ने साफ कहा है कि 90% तक हमारे जो कॉरल्स हैं वो 2050 तक हम शायद खो देंगे, क्योंकि वहां 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का वार्मिंग हो जाएगा, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग पे गए तो 99% कॉरल जो है वो खत्म हो जाएंगे, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो है लाइफ बिलो वाटर वो इफेक्ट हो जाएगा। डिजास्टर की बात करते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो गए, हीट वेव हो गया, मेजर फ्लड, ड्राउट, ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान को नुकसान रहता है, तो उनको पहले हेल्प करना जरूरी है। तो इसकी वजह से बहुत सारे एसडीजी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2015 से 2022 के बीच में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पे 6.9% तक का इकोनॉमिक लॉस हुआ था डिजास्टर्स की वजह से। तो गरीबी कहां से दूर हो जाएगी जब डिजास्टर में ही पैसा खर्च हो रहा है ना। अब बात करते हैं इंडिया के स्टेटस की कि इंडिया ने क्या अचीव किया है। प्रोग्रेस में देखा जाए तो एसडीजी 3 मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, जो मतलब माओ का मृत्यु दर था वो कम हुआ है बच्चों को जन्म देते टाइम। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 इंडिया ने अचीव किया है। पहले ये आपका हुआ करता था 1 सेकेंड, हाँ पहले ये आपका जो था वो बहुत हाई था। अब लेकिन देखा जाए तो 130 तक रह चुका है। वन डिक्लाइन फ्रॉम 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ टू 97। ओके, दिस इज नॉट द परसेंटेज। तो पहले 130 हुआ करता था आपका एमएमआर, अब कितना रह चुका है, 97 रह चुका है एज कम्पेयर टू 2014-16। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात करते हैं, इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन में वो बढ़ा है, 48 पॉइंट से लेकर 57 पॉइंट समथिंग चला गया है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है कि आप दाखिला कितना ले रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में भी हम अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमारी जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो अच्छा पानी का सोर्स अब यूज करती है रूरल एरियाज में, 94.57% से लेकर ये 99.29% हो चुका है। एसडीजी 7 में भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी हमारे कंट्री की बढ़ाई है। फिर एसडीजी 9 भी अच्छा, 9 में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, जिसमें हमारे तरफ से जो पेटेंट दिए जाते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। रीजन क्या है प्रोग्रेस के, बहुत सारी स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला होगी, स्वच्छ भारत हो गया, जनधन, आयुष्मान। अब कंसर्न क्या है, जो मेल और फीमेल के बीच में वेज गैप है वो अभी भी बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा सैलरी मेल्स को दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो इक्वालिटी नहीं आ रही ना वर्कफोर्स के अंदर। इसके अलावा जो हैजर्डस वेस्ट है वो बहुत जनरेट होता है इंडिया के अंदर, वेस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए, देखिए पीस सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, मतलब जितनी भी जगह पे वर्ल्ड में कंफ्लिक्ट चल रहे हैं उस आर्म्ड कंफ्लिक्ट की जगह हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी को यूज करना चाहिए, फ्यूचर कंफ्लिक्ट को रोकना चाहिए, और जो भी वैल्यूज है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन की उसको फॉलो करना चाहिए। फाइनेंस में देखा जाए तो इक्विटेबल तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंटरनेशनल पॉलिसीज जितनी भी हैं उनमें कंक्रीट चेंजेस लाने जरूरी है, चाहे वो समिट ऑफ द फ्यूचर के थ्रू आए, G20 के थ्रू आए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आए। क्लाइमेट चेंज में अगर देखा जाए तो अपकमिंग 2025 का जो साइकिल है नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का, वो एक चांस देता है कि अच्छी क्लाइमेट एक्शन प्लान्स आ सकते हैं। टेलर्ड अप्रोच के बारे में देखा जाए तो कंट्रीज को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सबसेट के लिए नेशनल बेसिस पे, ताकि वो अपने तरीके से इन नीड्स के थ्रू एसडीजी को मॉडिफाई कर सकें और अपने टारगेट्स को सेट कर सकें। हमें डिफरेंट टारगेट्स में साइनर्जी या फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, जिससे पॉवर्टी को तुम खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेशन को इंप्रूव करना जरूरी है, जेंडर इक्वालिटी जरूरी है, ताकि पॉवर्टी अपने आप खत्म होने लग जाए। ई मोबिलिटी की बात करेंगे, देखिए ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट हाल फिलहाल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा जारी की गई है। इसका मेन टारगेट है नेट जीरो टारगेट को अचीव करना, ठीक है। देखिए ये रिपोर्ट में बोला गया है कि जो भी टेक्निकल एरियाज या रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जहां पे इमीडिएट एक्शन अगले 5 साल में चाहिए होगा इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो हमें लेना चाहिए और इंडिया को एक मोबिलिटी सॉल्यूशन में इनोवेटिव स्तर पे लेके जाना चाहिए। कौन कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रोड मैप अभी प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहले तो स्फीयर है एनर्जी स्टोरेज सेल का। इसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें लिथियम के रिजर्व को ज्यादा फाइंड करना होगा, क्योंकि लिथियम यूज होता है ना एनर्जी स्टोरेज के लिए। ग्लोबल लेवल पे जितना लिथियम अवेलेबल है उसकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना होगा, और लिथियम बैटरी सेल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना होगा सप्लाई चेन के थ्रू। अब ईवी एग्रीगेट बहुत जरूरी है, मतलब जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनेंगे उनके एग्रीगेट्स के लिए हाइब्रिड स्टोरेज सिस्टम जो है एनर्जी का, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। बैटरीज और सुपर कैपेसिटी की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडवांस करके स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ानी होगी। मटेरियल और रिसाइकलिंग में हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के मेथड को इम्प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू चेन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब रीफ्यूलिंग और चार्जिंग में क्या किया जा सकता है, प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि मतलब ताकि उस रोड स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम लोग चार्जिंग करवा सकें, मतलब उस रोड्स के नीचे ट्रांसमिटिंग पैड हो सकते हैं। स्केलेबल सिस्टम होना चाहिए
मतलब जो वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा मदद करेगी फास्ट चार्जिंग में। डिज़ाइन नई नई टेक्नोलॉजी का किया जा सकता है चार्जिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। अब ई मोबिलिटी की ज़रूरत क्या है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाने की? सबसे पहले तो इन्वायरमेंटली ये बहुत सस्टेनेबल है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो 142 मिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हर साल जनरेट करता है, जिसमें 123 मिलियन टन जो है वो रोड सेक्टर से आती है, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जाएंगे तो एमिशन जो है पर्टिकुलर मैटर का वो रुकेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन रुकेगा, जो कि एक मेजर कॉज है सांस वाली दिक्कतों का, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का। अब इसके अलावा ग्लोबल कमिटमेंट जो भी है हमारी, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, पंचामृत क्लाइमेट एक्शन प्लान हो, जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, वो सब हम अचीव कर सकते हैं। इम्पोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो ज्यादातर इम्पोर्ट होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल की ज्यादा डिमांड नहीं रहेगी। हमारी वल्नरेबिलिटी जो भी है हमारी इकोनॉमी की, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने घटने से वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी की कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडिया बढ़ा सकता है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है पूरे वर्ल्ड की। इसकी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी चैनलाइज हो सकती है अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को एक्सपोर्ट भी करें। जॉब क्रिएशन इस सेक्टर में हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इनका बहुत कम रहता है। स्टेटस क्या है ई मोबिलिटी का? देखिए, लेस देन 1% ऑफ टोटल व्हीकल हमारे यहाँ पे जो सेल हो रहे हैं वो अभी तक ईवी हैं, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ईवी इंडस्ट्री कहा जा रहा है कि 47% तक ग्रो करेगी 2030 तक। चैलेंजेस क्या है अगर हमें ई मोबिलिटी की तरफ जाना है? सबसे पहले तो हायर कॉस्ट, मतलब जो इंटरनल कम्बशन इंजन है हमारे पास कन्वेंशन का, जो पुराने व्हीकल्स में है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। एक्सपेंसिव बैटरीज के कारण ईवी का कॉस्ट बहुत हाई पड़ता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, है ना। अभी तक सिर्फ 2000 चार्जिंग स्टेशन है, तो इतने ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से लोग ना ईवी लेने से डरते हैं कि रास्ते में अगर खराब हो गया या चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो गाड़ी रुक जाएगी। रेंज एंग्जाइटी जो है वो बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से ई मोबिलिटी इंडिया में कम है। ये कौन सी टर्म है? ये वही टर्म है जिसमें ईवी ऑनर या ड्राइवर ये सोचता है कि अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो चला गया तो उतने डिस्टेंस के बाद, चार्जिंग खत्म होने के बाद, उसकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको आगे पता नहीं है चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है कि नहीं। अभी पेट्रोल और डीजल का तो पता ही रहता है कि पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा। लैक ऑफ क्लीन एनर्जी भी एक रीजन है। मतलब कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज हो रही है, अगर हम वही कोयले से जनरेट कर रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल से ही वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो अल्टीमेटली आपने कहाँ पोल्यूशन कम किया, है ना। जैसे आपका कोयला है जिसमें लिग्नाइट यूज लिग्नाइट भी एक टाइप है, तो इसमें 50% तक टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है कोयले से हमारे कंट्री में। इसी इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली यूज तो कोयला ही कर रहे हैं, है ना। ये एक मेजर रीजन है कि क्लीन एनर्जी की तरफ तो गए ही नहीं हम। स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कितने मतलब चार्जिंग कनेक्टर जो यूज होंगे या फिर जो बैटरी वगैरह यूज होंगी उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनकी क्वालिटी क्या रहेगी। ई वेस्ट मैनेजमेंट एक मेजर, मतलब वो कह सकते हैं लैक पॉइंट है। जैसे 90% जो यूज्ड बैटरी हैं उनको जब मैनेज किया जाता है, वेस्ट जो है उनका, वो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री मैनेज करती है, गार्बेज में डंप कर देती है। इसका कोई हमारे पास सोर्स नहीं है जहां पे इनको डंप किया जा सके, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस वेस्ट को हैंडल कर सके। तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बढ़ जाएगा। इंडिया ऑलरेडी थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जनरेशन में, आफ्टर चाइना एंड यूएसए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। अब वल्नरेबल सप्लाई चेन या कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन भी एक रीजन है। जैसे कि जो इनपुट चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के लिए, सॉरी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनकी मोबिलिटी के लिए चार्जर चाहिए, बैटरीज चाहिए, वो बनती है लिथियम से, कोबाल्ट से, निकल से। ये सारा मटेरियल जो है ये दरअसल हम इंपोर्ट करते हैं इसमें से मैक्सिमम मटेरियल, और फिर हमें सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर ये मटेरियल नहीं आया तो व्हीकल बनने बंद हो जाएंगे, बैटरीज कहाँ से बनाएंगे। लिथियम रिसोर्सेज जो है ये मेनली लिथियम ट्रायंगल यानी कि अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे कंट्रीज में पाए जाते हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात कीजिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में लाई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च करी। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल लाई गई, जिसमें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है इस प्रोडक्ट की वो ज्यादा लॉन्च करने पे फोकस किया गया। इसके थ्रू हमने एडवांस केमिस्ट्री सेल के मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया ताकि बैटरी का प्राइस कंट्री में कम हो सके। हमने फेम स्कीम लाई, यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाया। और जो हाइब्रिड व्हीकल है उसमें इलेक्ट्रिकल प्लस जो आपका पेट्रोल बेस्ड होता है या सीएनजी बेस्ड होता है वो रखा जाता है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल ना चले तो ऑल्टरनेटिव सोर्स से चल जाए। रैशनलाइजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें किया गया, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर टैक्स को 5% कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। चार्जिंग स्टेशन के ऊपर भी टैक्स जो है वो 18% से 5% कर दिया गया। हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रमोट किया, जिसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल गाइडलाइन लाई गई। मिनिस्ट्री ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ
मिलकर स्टैंडर्ड्स भी डेजिग्नेट किए और नेशनल लेवल पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे लाया जा सकता है उसके बारे में बात की और बीईई को सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाया इस चीज की। स्पेस इनिशिएटिव में देखा जाए तो कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ने अपने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसीज भी लॉन्च की हैं। कुछ अदर्स की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है इंडिया के पास। फिर ईवी 30 कैंपेन चलाया गया, मतलब एटलीस्ट 30% ऑफ द न्यू व्हीकल जो बेचे जाते हैं आज के टाइम पे वो इलेक्ट्रिकल होने चाहिए बाई 2030। फिर नेशनल मिशन लाया गया ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी के ऊपर। अब आगे क्या किया जा सकता है, हम स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन कंट्री उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग पॉलिसी को बिल्डअप करना, जिसका मेन पर्पस क्या रहेगा कि जो भी डिप्लीटेड बैटरी है उसको हम लोग वो कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं फुल्ली चार्ज बैटरी के साथ स्टेशन पे जाके। जरूरी नहीं है कि उसको खड़े होकर वहां पे चार्ज करो, स्वैपिंग का सिस्टम होना चाहिए, इससे वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा ज्यादा। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हमें चार्जिंग पॉइंट का स्टैंडर्डाइजेशन बिल्डअप करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हमें ज्यादा इंसेंटिव देने होंगे ताकि चार्जिंग स्टेशन पे वो आए। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें रोल जो है वो प्ले करवाया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मदद कर सकती है। डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब हम सेटअप कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैटरीज के, ठीक है। फाइनेंस अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर हमने इसको डाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इनिशिएटिव है जिसमें ज्यादा फंड जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इलेक्ट्रिकल बसेस ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। फिर वाइब्रेंट सप्लाई चेन मैकेनिज्म के लिए गवर्नमेंट जो है वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए नए नए इनिशिएटिव ला सकती है। आगे बात करेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। रिसेंटली फिक्की ने कोलैबोरेशन किया है पीडब्ल्यूसी के साथ और एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम है चार्टिंग द पाथ फॉरवर्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इमर्जिंग ट्रेंड एंड इनसाइट। देखिए इस सीजीडी है क्या, ये एक पाइपलाइन नेटवर्क है, मतलब आप ऐसे समझिए कि अंडरग्राउंड तरीके से, अंडरग्राउंड से नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है और इसी को पाइप्ड नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस क्या है, एक क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल है जिसमें मीथेन होता है और कुछ परसेंटेज हाई हाइड्रोकार्बन होते हैं। सीएनजी जो है वो ऑटो में यूज होती है। तो ये जो आपकी पाइप्ड नेचुरल गैस है ये डोमेस्टिक में, जैसे घरों में चूल्हे वगैरह जलते हैं गैस वगैरह, वहां यूज होती है, कमर्शियल एरिया में यूज होती है और इंडस्ट्रीज में यूज होती है। पीएनजीआरबी एक्ट 2006 में जो आया था उसमें पीएनजीआरबी जो है उसने अलग अलग एंटिटीज को ऑथराइजेशन दिया था कि वो सीजीडी नेटवर्क जो है बिल्ड कर सकते हैं अपने अपने स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में। तो क्या होगा फिर, सिलेंडर के थ्रू नहीं जाएगी घर में सप्लाई, वो जाएगी अंडरलाइन पाइप्ड नेचुरल गैस के नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कवरेज की अगर बात की जाए तो 33,000 समथिंग किलोमीटर का नेचुरल गैस ट्रंक पाइपलाइन जो है वो ऑथराइज किया गया है कंट्री में, जिसमें से 24,000 समथिंग जो है वो करंटली ऑपरेटिंग है। और ये ध्यान रखिएगा कि बिडिंग राउंड इसमें होते रहते हैं, मतलब कहाँ पे किस वेंडर को मिलेगा, सॉरी किस बिडर को चांस मिलेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइन लगाने का, वो हमेशा बिडिंग के थ्रू ही होता है और ये 100% तक पहुंच जाएगा। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को छोड़कर बाकी सब जगह शायद ये सप्लाई धीरे धीरे पहुंच जाएगी। ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी बास्केट में वो थोड़ा इंक्रीज कर सके, जैसे कि आपका, जैसे ये समझिए यहाँ पे 7% है एट प्रेजेंट जो हम नेचुरल गैस यूज करते हैं एनर्जी एरिया में, इसको 15% करना है हमें बाय 2030। वैल्यू चेन की बात की जाए सीजीडी सेक्टर में तो गैस सोर्सिंग, गैस ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए और एंड कस्टमर होना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। सबसे पहले स्काडा टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्रेसर का डाटा मॉनिटर किया जाता है, फ्लेम डिटेक्टर होते हैं, सेफ्टी इंश्योर की जाती है। जीआईएस मैपिंग में क्या किया जाता है, लोकेशन स्पेसिफिक डाटा होता है, मतलब कंपनी को पता होता है कि कहाँ पे उनकी पाइपलाइन बिछी हुई है और वो रेगुलर उसको मॉनिटर करते रहते हैं। स्मार्ट मीटर होते हैं, अब आम सी बात है जब आप सिलेंडर नहीं ले रहे और पाइप के थ्रू सप्लाई आ रही है आपके चूल्हे के अंदर तो उसका बिल भी तो लगेगा ना, उसके लिए मीटर लगाए जाते हैं। प्रिसाइज बिलिंग होती है, लीकेज नहीं होना चाहिए। गुजरात गैस लिमिटेड जो है वो यूज करते हैं ऑटोमेटेड मीटर इन द गिफ्ट सिटी। इंटेलिजेंट पिगिंग जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पाइपलाइन की कंडीशन को असेस किया जाता है, अगर उसमें रस्ट लगा है, करोजन वो देखा जाता है, मेटल लॉस नहीं होना चाहिए। फिर आईटी ओटी कन्वर्जेंस देखा जाता है, मतलब फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं इसके कारण, क्योंकि देखिए जैसे महानगर गैस लिमिटेड है, इन्होंने 5,000 स्मार्ट मीटर मुंबई के अंदर लगाए हैं जिसमें लो पावर लो रेंज नेटवर्क है ताकि मॉनिटरिंग जो है वो साइमल्टेनियस तरीके से चलती रहे।
रेलेवेंस क्या है इस नेटवर्क का? सबसे पहले तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब जो गैस बेस्ड इकोनॉमी है उसमें ज्यादा हम फोकस कर पाएंगे और इससे इंडिया का क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट हम जो है वो अचीव कर पाएंगे। जैसे इंडिया ने बोला है ना कि इंडिया नेट जीरो एमिशन करेगा 2070 तक, अपनी एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% तक रिड्यूस करेगा, टोटल कार्बन एमिशन जो है वो 1 बिलियन मेट्रिक टन तक कट कर देगा 2030 तक। फिर नेचुरल गैस ना एक ट्रांजिशन फ्यूल है, मतलब ये ब्रिज है जो ट्रेडिशनल फ्यूल हम यूज करते थे और आगे चल के जो रिन्यूएबल हम यूज करेंगे उसके बीच का ही एक मानिए ट्रांजिशन मोड है। तो ये क्रिटिकल एनर्जी सोर्स हो सकता है ट्रांजिशन पीरियड में, क्योंकि ये रिन्यूएबल को आगे चल के कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। ये इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस का माध्यम बन सकता है, मतलब नेचुरल गैस पूरे कंट्री में इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ये इकोनॉमिकल भी है, सेफ भी है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सेफ है। बेनिफिट क्या है सीएनजी का? देखिए इससे बहुत कम एमिशन होता है और कहा जाता है कि हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है इसका, तो ज्यादा इग्नाइट होने का चांस नहीं होता, इंजरी बहुत कम है, डेथ रेट बहुत कम है। बेनिफिट की बात की जाए पीएनजी की, तो ये भी सेफ है, कन्वीनियंट है यूज करने के लिए, वेस्टेज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर को बुक करने की हैसल नहीं रहती है। चैलेंजेस की बात करेंगे सीजीडी सेक्टर में इश्यूज क्या है? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो भी कंपनीज है सीजीडी सेक्टर में उनके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन को नेविगेट करना, इनोवेशन को बैलेंस करना सेफ्टी नॉर्म के साथ। तो मल्टीपल एजेंसी जैसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी हो गया, ये सब सेफ्टी स्टैंडर्ड को क्या करती है? सुपरवाइज करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हाई कॉस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो गया, रेगुलेटरी डिलेज हो गया, इससे डेवलपमेंट हो नहीं पाता। कंपटीशन में अगर देखा जाए तो इशू है, गैस जो है कहा जाता है केवल 2% पावर जनरेशन तक कंट्रीब्यूट करती है, तो इसको चीपर, इसके ऑल्टरनेटिव में चीपर सोर्सेज बहुत अवेलेबल है, मतलब लोग रिन्यूएबल की तरफ ज्यादा जाएंगे। सी बात है, अगर इंपोर्ट कॉस्टली होगा तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो नहीं पाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे हम इसका प्रोडक्शन इतना कर नहीं पा रहे हैं अभी। तो सेक्टर ये सेंसिटिव ही रहेगा हमेशा प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल हम फॉरेन पे डिपेंडेंट रहते हैं वैसे इसके लिए भी रहेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल और डिजिटलाइजेशन लैग भी है, जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को मैनेज करना बहुत जरूरी है अगर आप स्टोरेज सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं सीजीडी नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले तो मार्केट की एक्सक्लूसिविटी की गई है सीजीडी कंपनीज के लिए, मतलब 8 साल के लिए मार्केट उनको दी गई है, फिर 10 साल का एक्सटेंशन और दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है गैस पाइपलाइन को, ये आरबीआई ने दिया है ताकि उनको फाइनेंस मिल सके कमर्शियल बैंक से। फिर प्रायोरिटी दी गई है गैस सोर्सिंग के लिए, मतलब गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक गैस सप्लाई जो है हाउस होल्ड को जो दी जाती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दी जाती है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है। यूनिफाइड टैरिफ रिफॉर्म है, मतलब वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ, ज्यादा कॉस्ट नहीं मतलब लगाया जाता उन स्टेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम जो कि लगता है कि ज्यादा रिच है, सबको इक्वली टैरिफ जो है वो लगाया जाता है। फाइनेंसिंग भी है एक इनिशिएटिव, मतलब गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि $67 बिलियन तक नेचुरल गैस सेक्टर में अगले 6 साल में इन्वेस्ट करेगी। वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? गवर्नमेंट और रेगुलेटर जो है उनको एक यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि सीजीडी सेक्टर को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इश्यूज जैसे भी हैं, स्किल्ड पर्सोनल नहीं है, मतलब काम करने वाले स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं है, स्लो अप्रूवल मिलता है, वॉलेटाइल गैस प्राइसेस हैं, इन सब इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। सीजीडी कंपनीज जो हैं उनको शिफ्ट करना पड़ेगा कस्टमर लेड स्ट्रेटेजीज की तरफ, ताकि मार्केट की डिमांड को मीट कर सके। मार्केट के चेंजेस को मीट करने के लिए, जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, इन सब के साथ उनको कॉप अप करना पड़ेगा मार्केट के चेंजेस को समझते हुए, ताकि जो उनकी ये गैस सप्लाई है ये कभी भी हैम्पर ना हो पाए मार्केट में अलग अलग डिमांड जनरेट होने के कारण। टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करें तो टेक फर्म जो है वो एडवांस सॉल्यूशन बिल्ड कर सकती हैं, स्मार्ट मीटर्स जैसे हो गया, फिर जीआईएस मैपिंग हो गया, इन सब के अंदर। फिर सीजीडी कंपनीज जो है वो कोलैबोरेट कर सकती हैं इन सब टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन प्रोजेक्ट्स को जहां पे फाइनेंस की जरूरत है, और फाइनेंस को इफेक्टिव तरीके से वहां यूटिलाइज करके सीजीडी प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बनाना उनकी जिम्मेदारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना, टेक्नोलॉजीज को बिल्डअप करना भी एक रोल जो है वो प्ले किया जा सकता है अच्छे फाइनेंस के तहत। और जितने भी इनिशिएटिव हैं वो यूनाइटेड नेशन के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके साथ अलाइन करने जरूरी है। कोल सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इन्फॉर्म किया कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंपोर्टेड कोल का, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो फेल हो गया है। 13.94% पहले इंपोर्ट था, अब वो हो चुका है -2.29%। डाटा बैंक की बात करते हैं, देखिए कोयले के मामले में इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व अटेन करके रखा हुआ है पूरे विश्व का, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम कोयले के, 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हैं। 50.7% तक हमारा जो पावर जनरेशन इंडिया में वो कोयले के और लिग्नाइट के थ्रू होता है।
अब देखिए रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए कोल सेक्टर में जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। सबसे पहले तो कोल माइन एक्ट 2015 में आया था जिसमें बोला गया था कि कोल माइंस का जो ऑक्शन किया जाएगा वो कमर्शियल माइनिंग के थ्रू होगा और प्राइवेट एंटिटीज को इसमें एंट्री दी गई। 2020 में सबसे पहले कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शन लॉन्च की गई। फिर माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एक्ट आया 2021 में जिसमें बोला गया ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी होनी चाहिए जब भी माइनिंग के लाइसेंस अलॉट किए जाते हैं। कॉम्पोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस दिए गए, मतलब यहाँ पे आप कोयले को वो करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे या निकालेंगे, वहां पे और भी हाइड्रोकार्बन या मटेरियल निकालने की अनुमति एक ही कंपनी को दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेज कंसेशन होता है जिसमें कि प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन माइनिंग के अलावा करने की भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और जो एंड यूजर होता है उसको सीधा सीधा मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। पहले क्या होता था कि केवल ऐसा होता था ना कि कोयला अगर आप निकाल रहे हैं तो आप इतने परसेंट तक यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सब रिस्ट्रिक्शन रहती थी। लेकिन अब कॉम्पोजिट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। बहुत सारी परमिशन जो है प्राइवेट सेक्टर को या फिर एंटिटीज को दी जाती हैं जो कि माइनिंग कर रही हैं। नेशनल कोल इंडेक्स की बात करें तो ये प्राइस इंडेक्स है जो दरअसल जो प्राइस चल रहा है ऑल द सेल चैनल्स पे कोयले का उसको कंबाइन करके दिखाता है, चाहे नोटिफाइड प्राइस हो, ऑक्शन प्राइस हो, इंपोर्ट प्राइस हो। तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर है जिससे इंडिया को समझ लग जाता है कि मार्केट में एक्चुअल में कोयले का रेट क्या चल रहा है और प्राइस इतना फ्लक्चुएट नहीं हो पाता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, जैसे 100% तक एफडीआई अभी भी कोल माइनिंग में हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर एनसीडीपी में अमेंडमेंट किया, नई कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है 2007 की उसको अमेंड करके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए गए और कोयले की सेल को लेकर, माइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। रिसेंट इनिशिएटिव जो कि फर्दर प्रमोट कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, जैसे हमारे पास इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी या प्लान है 2024 का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था रेजिलियंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कोयले के इवैक्यूएशन सिस्टम को बिल्ड करना। फिर कोल गैसिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। कैबिनेट ने इसके लिए 8500 करोड़ रुपए का आउटले जारी किया था जिसमें हम लोग कोल का गैसिफिकेशन करेंगे, मतलब कोयले को सिन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोयले की माइनिंग जरूरी नहीं होती, जैसे जमीन के नीचे कोयला है वहां पाइप डाल के सीधा ही सिन गैस में कन्वर्ट करके सीधा ऊपर गैस लाई जाती है। इससे होगा क्या, कोयले को माइनिंग करते टाइम जो भी हम वाटर यूज करते हैं, वेस्ट होता है वो एक तरीके से, जो वेस्ट जनरेट होता है, जो पॉल्यूशन होता है वो सब रुक जाता है। ठीक है, और एमिशन रुकता है। फिर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी कोल सेक्टर के अंदर लाया गया है। इश्यूज कौन कौन से हैं कोल सेक्टर में, देखिए अभी भी हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि जो हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वाला कोयला है वो इंडिया के अंदर बहुत कम अवेलेबल है, मतलब जो ज्यादा अच्छे से जल सके, कंप्लीटली जल सके। तो ये जो कोयला होता है ना जो ज्यादा अच्छे से जलता है, इसमें ऐश कम होती है, सल्फर ज्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ के कोयले में क्या है, ऐश ज्यादा है। मेजर सोर्स कंट्री कौन कौन से जहां से कोयला इंडिया इंपोर्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए। फिर सेक्टर्स जैसे आयरन और स्टील हो गया, ये मेजर इंपोर्टर हैं कोकिंग कोल के, मतलब कोकिंग कोल ये इंपोर्ट करते हैं। कोकिंग कोल प्रोड्यूस जो हमारे कंट्री में होता है उसके में ऐश होती है 28 से 42%, पर जो हम इंपोर्ट करते हैं कोकिंग कोल उसमें ऐश केवल 10% होती है, तो ये ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देता है। अब बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की, ये भी इशू है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो 80% तक जितने भी कंट्री के इंडिजिनस कोल का प्रोडक्शन और सप्लाई उसको कंट्रोल करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में ये कहा था कि कोल इंडिया और उसकी जो सब्सिडरी है उनको इंडिपेंडेंट तरीके से मार्केट फोर्सेस को ऑपरेट करने देना चाहिए और मार्केट डोमिनेंस जो भी वो इंजॉय कर रहे हैं उसको मतलब इस तरीके से करना चाहिए कि इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी जो है ना वो कोल सेक्टर के अंदर लाई जा सके, मतलब प्रोडक्शन और जो सप्लाई होता है नॉन कोकिंग कोल का इंडिया में उसको मतलब उनको कंट्रोल उसको और ज्यादा वो बनाने के लिए क्या बोलते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए उनको काम जो है वो ज्यादा करना चाहिए। CIL जो है वो कहा जाता है कि लोअर क्वालिटी का इसेंशियल रिसोर्स हाई प्राइस पे प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रस्ट जो है वो बन नहीं पाता इंडस्ट्रीज का और फिर बहुत सारे इश्यूज जो CIL के साथ हैं वो इंडस्ट्रीज को रहते हैं। लैक ऑफ अपग्रेडेशन भी एक चैलेंज है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज्यादा पुरानी है और लो प्रोडक्टिविटी है माइनिंग की टेक्निक्स में, हाई कॉस्ट रहता है, हैजर्ड बहुत ज्यादा रहता है, खतरा। लॉजिस्टिक इशू भी है, जो हायर कॉल लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसकी वजह से हम लोग क्या है जो कोल सप्लाई करते हैं उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल इशू है, ओपन कास्ट माइनिंग जो की जाती है कोयले की उससे डैमेज जो होता है वो कभी भी लैंड को दोबारा यूज करने लायक रहने नहीं देता, मतलब लैंड जो है वो यूजलेस हो जाता है उसके बाद से। नई कोल माइंस डेवलप हो रही है, लैंड एक्विजिशन इसमें मेजर इशू है, मतलब लैंड एक्वायर करना वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट ही करना पड़ता है लोगों को, वहां से हटाना ही पड़ता है अगर वहां से कोयला निकालना है। और इश्यूज में अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग जितने भी ड्यूज रहते हैं पावर सेक्टर कंज्यूमर के, वो अभी तक भी पे क्लियर नहीं किए गए हैं। मतलब ऐसे समझिए कि पावर सेक्टर कंज्यूमर ने कोयला तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया कोयले का, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट लेबर इश्यूज भी रहते हैं कोयले के फील्ड में। अनसीजनल अगर रेनफॉल हो गया तो कोल बेरिंग एरियाज में माइनिंग रुक जाती है। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जैसे मियावाकी प्लांटेशन मेथड हो गया, इसको यूज कर सकते हैं ताकि माइनिंग के एरिया के आसपास ग्रीन कवर को ज्यादा प्रमोट कर सके। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको इनकरेज करना बहुत जरूरी है। इससे कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और प्राइवेट वाले टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी लेके आएंगे। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने के लिए इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसने बोला था कि रैशनलाइजेशन करना जरूरी है कोल के लिंकेज पॉलिसी का। कोल लिंकेज पॉलिसी की रैशनलाइजेशन से जो भी डिस्टेंस लगता है कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का या कोयले की माइन से कोयले को कंज्यूमर तक पहुंचाने का, वो कम हो सकता है। फिर ऑपरेशनलाइजेशन जरूरी है कैप्टिव या कमर्शियल कोल ब्लॉक्स का। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को डोमेस्टिक बेस्ड कोल पावर प्लांट जो है उनके लिए मैंडेट जारी करना होगा कि वो डोमेस्टिक कोयले को ही यूज करें, इंपोर्टेड वाले को यूज ना करें, ताकि हम लोग डोमेस्टिक की डिमांड और बढ़ा सकें। कोयले की गैसिफिकेशन को और ज्यादा एनहांस करके सिन गैस को स्टील सेक्टर को ज्यादा देना होगा ताकि वो इंपोर्ट करना बंद करे, ठीक है। कोयले की बात करते हैं। कोयला एक रेडिली कंबस्टिबल जलने योग्य ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। सेडिमेंट्री रॉक है ये। रॉक्स के टाइप आपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है। तो ये कार्बन से बनती है बेसिकली। इसका जो प्रिकर्सर है वो पीट है। पीट ना एक तरीके का सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो पार्टली डिकेड होता है, या फिर ये प्लांट होंगे या मिनरल मैटर की फॉर्म में होगा। अब ऐसे समझिए जो आप गोंडवाना कोल देखते हैं झारखंड के एरिया में, जो कोयले की बेल्ट यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये कैसे बनी थी, ऐसे समझिए कि यहाँ पे ना बहुत सारे पहले पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। फिर सडनली ये एरिया जब जमीन में धसा तो ये पेड़ जमीन के अंदर चले गए, धीरे धीरे करके अब ये नीचे चले गए है ना, और ये प्लांट्स डिके होने लग गए, इनका मिनरल मैटर डिके होने लग गया और ये दबे रहे जमीन के नीचे। धीरे धीरे करके ये जो पीटी एरिया था ये कोयले में कन्वर्ट हुआ। ऐसे बनता है आपका कोल। टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एंथ्रासाइट है, सबसे हाईएस्ट ग्रेड कोल बोला जाता है इसको। इसमें फिक्स्ड कार्बन होता है, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्लैक होता है और लस्ट्रस होता है। ये दरअसल जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है। बिटुमिनस एक मीडियम ग्रेड का कोल है जिसकी हीटिंग कैपेसिटी हाई होती है। ये टाइप ऑफ कोल जो है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। मोस्टली ये झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया में यहाँ पे पाया जाता है। फिर है सब बिटुमिनस, ये ब्लैक होता है कलर में, थोड़ा डल होता है, शाइनी नहीं होता है। इसकी हीटिंग वैल्यू भी हाई है एज कंपेयर टू लिग्नाइट। अब लिग्नाइट को समझिएगा, लिग्नाइट सबसे लोएस्ट ग्रेड कोल है जिसमें ऐश सबसे ज्यादा है, सल्फर कंटेंट सबसे कम है। ये दरअसल राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जो है वो पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के अंदर वो है ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। 69% इंडिया का टोटल कोल रिसोर्स इन तीनों राज्यों से आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैप के अंदर, एंथ्रासाइट केवल आपको यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में दिखेगा, बाकी सब एरियाज में अगर आप देखें तो आपको बिटुमिनस और लिग्नाइट नजर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूज इन शॉर्ट की। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म के बारे में। इनका ये लाइफ फॉर बिजनेस के लिए गए, ये इनिशिएटिव 2024 में हुआ। देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म है ये गारंटी देता है हर एक प्रोडक्ट या एक्सपर्ट्स की जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम करते हैं और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज में भी काम करते हैं। मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्या है, जो फॉरेन के डिफरेंट कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो उनकी गारंटी एक तरीके से ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी लेता है ताकि किसी भी तरीके का इनके साथ धोखा ना हो पाए। वर्ल्ड बैंक का जो ये गारंटी है ये प्राइवेट लैंडर्स को दिया जाता है और इसलिए दिया जाता है ताकि वो किसी फॉरेन कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, मनी को लेंड कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग कर सके। और इसमें डेट फंडिंग बहुत लार्ज होती है, पॉलिटिकल और सोवरेन रिस्क रहता है, इस वजह से इनको ये गारंटी दी जाती है। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से पहले WBG जो था वो 20 गारंटी सॉल्यूशन देता था डिफरेंट प्रोसेस और रूल्स के थ्रू। WBG GP जो है इसका मेन पर्पस है एनुअल गारंटी इशू करना। $20 बिलियन तक की एनुअल गारंटी ये 2030 तक देना चाहते हैं। अप्रोक्सीमेटली $10.3 बिलियन की जो गारंटी है ये नई गारंटी ये इशू कर चुके हैं। 3 टाइप का कवरेज होता है। सबसे पहले तो क्रेडिट गारंटी होती है, जो भी लोन्स पब्लिक को या प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है। फिर ट्रेड फाइनेंसिंग गारंटी होती है। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस भी होता है कि अगर किसी जगह आपने इन्वेस्ट किया प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल जो डोमेन है वो हिल गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो उसके लिए गारंटी रहती है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, ये मार्केट फ्रेंडली है एक तरीके से,
है ना, मेन्यू ऑफ गारंटी ऑप्शन में एक अच्छा ऑप्शन है और मल्टीपल ऑप्शन वर्ल्ड बैंक के क्लाइंट्स को इसके थ्रू मिलते हैं। ये प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, रिडंडेंट जो एरर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे उसको रिमूव करता है, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी देता है इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि इन्हीं की गारंटी के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर प्राइवेट वाले जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने को राजी हो जाते हैं, चाहे वो कंट्री डेवलप नहीं भी है। हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट को ये प्रायोरिटाइज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आता है और इंक्लूसिव ग्रोथ भी लेके आता है, क्योंकि इनोवेटिव फाइनेंसिंग होती है। WB ग्रुप जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन है, मतलब वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। सबसे पहले आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD और IDA को मिलके हम केवल वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे 5 के 5 टोटल जो है इनको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आगे आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। फिर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, IBRD और IDA वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। इंडिया सबका पार्ट है लेकिन इस इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है। सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की बात करेंगे, RBI ने अनाउंस किया है इसको 2024 से 27 के बीच में। RBI ने यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें RBI जो है वो बाइलेटरल स्वैप अग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है, सार्क के सेंट्रल बैंक के साथ, मतलब सार्क के जितने कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक के साथ, ताकि वो लोग स्वैप की फैसिलिटी को अपना सकें। करेंसी स्वैप अग्रीमेंट क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों जो कंट्रीज हैं वो सेट करते हैं, वो अपनी अपनी करेंसी को ना एक्सचेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर सेट रेट पे, ठीक है, मार्केट रेट पे नहीं, सेट रेट पे, और दोनों करेंसीज एक्सचेंज कर ली। जैसे मान के चलिए चाइना का युआन हो गया और यहाँ पे इंडिया का रुपी हो गया, इन्होंने एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज कर लिया सेट रेट पे और फिर दोबारा से री एक्सचेंज कर दिया सेट रेट पे, जो पहले वाला रेट था उसी पे एक दूसरे को वापस भी कर दी। ये किया क्यों, इसलिए किया क्योंकि जब ये ट्रेड करेंगे ना आपस में तो ये युआन लुटाएंगे, ये रुपी से पे करेंगे, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। प्रीवियसली 2012 में सार्क की कंट्री ने एक फ्रेमवर्क सेटअप किया था करेंसी स्वैप मैकेनिज्म के लिए, ताकि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है फॉरेक्स का, फॉरेन रिजर्व का, वो मीट किया जा सके। अब रिवाइज फ्रेमवर्क है क्या, देखिए इस फ्रेमवर्क के तहत सेपरेट INR स्वैप विंडो इंट्रोड्यूस की जाएगी, वेरियस कंसेशन दिए जाएंगे इंडियन रुपी के ऊपर, और RBI जो है वो कंटिन्यू करेगा स्वैप अरेंजमेंट को US डॉलर और यूरो में भी अंडर सेपरेट US डॉलर यूरो स्वैप विंडो विद एन ओवरऑल कॉर्पस ऑफ US डॉलर 2 बिलियन। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड, हाँ, ये 2 करेंसीज को जो एक्सचेंज करते हैं एट अ सेट रेट, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये ना 2 करेंसीज इनकी डोमेस्टिक करेंसीज ना हो। ये ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया के पास दोनों ने डॉलर और जो आपका पाउंड है, ठीक है, इंडिया और नेपाल ने डॉलर और पाउंड, इनका जो मार्केट में रेट चल रहा है ना डॉलर और पाउंड का, उसको ना देखते हुए अपना एक प्राइस सेट कर लिया जिसपे ये करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो नेपाल को डॉलर पहुंचाएगा लेकिन मार्केट रेट पे डॉलर नहीं देगा, जो उनका सेट रेट है उस पे देगा। ये नेपाल को इसलिए दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा ताकि नेपाल जो है वो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन का उसका रिजर्व है अकाउंट है, उसमें डॉलर जो उसका कम पड़ रहा है उसको वो कर सके, फुलफिल कर सके अपनी रिक्वायरमेंट को फॉरेक्स रिजर्व की। जब नेपाल को लगेगा कि हाँ नेपाल के पास अब डॉलर, नेपाल ने इंडिया से ले लिया, फिर आगे चल के नेपाल ने डॉलर अर्न भी कर लिया, नेपाल के पास अपना खुद का भी डॉलर हो गया, तो इंडिया का डॉलर जो है वो नेपाल वापस कर देगा जो इंडिया से लिया था, तब भी मार्केट रेट पे वापस नहीं करेगा, सेट रेट पे वापस करेगा, ठीक है। तो करेंसी स्वैप में आपका जो स्वैप है वो पर्सनल करेंसीज का भी पॉसिबल है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, उनके थ्रू भी किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है और फॉरेक्स सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस जो है वो एड्रेस किया जा सकता है आसानी से। अदरवाइज अगर आपका फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा तो सारे कंट्रीज को IMF के पास ही जाना पड़ेगा, है ना, लेने के लिए लोन। अदर सिग्निफिकेंट CSA ऑफ इंडिया क्या है, देखिए ब्रिक्स का कंटिजेंट रिजर्व अग्रीमेंट, ये 2015 में इंडिया ने साइन किया। इंडिया जापान का बाइलेटरल जो आपका करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है वो $75 बिलियन का है। फिर इंडिया का UAE के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है। बात करेंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसर्न रेज किया है कि बैंक का अगर हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशो होगा तो बैंक को नुकसान करेगा, तो इनको जरूरी है कि इसको लो रखें। मतलब क्या हुआ, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो का कि आप क्रेडिट कितना दे रहे हैं एज कम्पेयर टू डिपॉजिट। अगर ये हाई है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो तो आसी बात है क्रेडिट आप ज्यादा दे रहे हैं तभी तो हाई है ना, ऊपर वाली चीज हाई है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका कम है, तो क्रेडिट हाई नहीं होना चाहिए एज कम्पेयर टू जितना बैंक में डिपॉजिट आ रहा है, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिससे पता लगता है कि बैंक कितना लोन देता है रिलेटिव टू जितना उसके पास डिपॉजिट है। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से CD रेशो जो है वो सितंबर 2021 के बाद से बढ़ता जा रहा है, 2023 तक और ज्यादा बढ़ जाएगा। 75% ऑफ बैंक ऐसे हैं जिनका CD रेशो जो है वो 75% से ज्यादा है, और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है मोस्टली जो इतना ज्यादा क्रेडिट देते हैं, ठीक है। अब की रीजन क्या है हाई CD रेशो के, सबसे पहले तो हाई क्रेडिट ग्रोथ, मतलब रिटेल
रिटेल क्रेडिट बहुत देने लग गए हैं लोग, जैसे व्हीकल्स पे लोन आसानी से मिलता है, पर्सनल लोन बहुत मिलता है। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2024 के बीच में बैंक का जो लैंडिंग था रिटेल सेक्टर में वो 25.2% हो गया है। इसके अलावा बिजनेस को, एमएसएमई को लोन बहुत मिलता है। डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम हो चुका है। बैंक जो है इनको कॉम्पिटिशन कहाँ से मिलता है, बाकी जगह से। जैसे लोग अब बैंक में ना इन्वेस्ट करके स्टॉक में करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, तो डाइवर्ट हो रहा है फंड, कैपिटल मार्केट में ज्यादा जा रहा है। हाई सीडी रेशो का इंपैक्ट क्या होगा, देखिए बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि डिपॉजिट कम है, वो लोन ज्यादा दे रहे हैं, तो बैंक का तो रिटर्न या अर्निंग कम हो गया ना, और सिक्योरिटी जो है वो कम हो गई और रिस्क बढ़ गया। लिक्विडिटी का भी रिस्क रहेगा, अगर पेमेंट नहीं आई क्रेडिट जो दिया है लोन उसकी आसानी से, तो फिर एनपीए भी बढ़ेगा। क्रेडिट रिस्क हमेशा रहेगा, बोरोअर्स चाहे तो डिफॉल्ट कर सकते हैं, हो सकता है ना पैसा लौटाएं। आरबीआई डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। आरबीआई ने इश्यूज किए हैं 3 रिवाइज मास्टर डायरेक्शन फ्रॉड रिस्क को मैनेज करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए। रेगुलेटेड एंटिटी कौन सी है आरबीआई के अंडर, कमर्शियल बैंक हो गया जिसमें आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है इसमें, कोऑपरेटिव बैंक जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आते हैं, स्टेट आते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी रेगुलेटेड एंटिटी में आती है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई। अब पॉइंट्स क्या है मास्टर डायरेक्शन के, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस वर्सेस राजेश अग्रवाल 2023। इसमें बोला गया कि रेगुलेटेड एंटिटी जो है उनको कंप्लायंस करना होगा नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के साथ टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। अब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या हुआ कि आपको हर किसी के साथ सही करना है नेचर के हिसाब से। अब ऐसे समझिए कि जो एंटिटी है, ठीक है, उन्होंने किसी पर्सन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, तो ऐसा ना हो उस पर्सन ने फ्रॉड किया भी ना हो तब भी आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो गया। और अगर फ्रॉड डिक्लेयर किया है तो वो फ्रॉड को आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो वो नेचुरल जस्टिस हुआ कि आपने प्रूव किया है ना। तो एंटिटीज को ये रेगुलेशन दी गई थी। ये रिक्वायरमेंट, इसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट, इसको मैंडेट कर दिया गया है ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। फ्रेमवर्क जो है वो अर्ली वार्निंग सिग्नल पे वो लॉन्च किया गया है। रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट को मजबूत किया गया है, मतलब अगर फ्रॉड होने वाला है तो उससे पहले ही उन अकाउंट को हाईलाइट करके रखना कि इनमें फ्रॉड हो सकता है, तो ताकि वहां पे लोन रोका जा सके उन अकाउंट्स के लिए। टाइमली रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, रिड्यूसिंग एंड रैशनलाइजिंग द कंप्लायंस बर्डन ऑन द रेगुलेटेड एंटिटी। ये कैसे किया जा सकता है, इसके लिए 36 सर्कुलर्स ऑलरेडी उनके ऊपर से विदड्रॉन कर लिए गए हैं। फिर इसके अलावा इंटरनल ऑडिट और कंट्रोल फ्रेमवर्क दिया जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि ये अपना फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको और ज्यादा एनहांस कर सकें। वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है, जो कि राज्यों को दिया भी जाता है कई बार। इससे क्या होगा, स्टेट जो है वो बेटर तरीके से फिस्कल सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यूएमए, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, ये भी एक जरिया होता है स्टेट के पास फाइनेंस लेने का। ये इंस्ट्रूमेंट आपके आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांस की बात करेंगे, देखिए ये एडवांस ना स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि कई बार स्टेट के पास जो भी रिवेन्यू आया, जो उनका खर्चा हुआ, वो मिस बैलेंस का रहता है ना। मतलब ऐसा हो गया खर्चा ज्यादा हो गया, रिवेन्यू कम हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट स्टेट का बढ़ जाता है। इसको मैनेज करने के लिए, इस मिसमैच को मैनेज करने के लिए आरबीआई उनको कैश फ्लो देती है। फैसिलिटी जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है। टाइप्स क्या है, एक तो नॉर्मल डब्ल्यूएमए, स्पेशल डब्ल्यूएमए। स्पेशल डब्ल्यूएमए को स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो स्टेट या यूटी है वो अपनी स्पेशल डब्ल्यूएमए की जो उनको प्रावधान दी गई है उसको यूज करती है। अगर स्पेशल डब्ल्यूएमए के थ्रू भी पैसा लेके स्टेट का फिस्कल डेफिसिट बरकरार है, एग्जॉस्ट हो गया है, तो फिर नॉर्मल डब्ल्यूएमए में पैसा लेती है। जो आपका स्पेशल वेज ऑफ मीन्स एडवांस है उसमें कम इंटरेस्ट रेट लगता है स्टेट के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर ज्यादा लगता है। इंटरेस्ट रेट आपके रेपो रेट के बेस पे होते हैं। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो ये स्टेट को किसके थ्रू मिलता है, ये स्टेट को ऐसे नहीं है कि आरबीआई ऐसे दे देगा, इसके लिए कोलेट्रल रखना पड़ता है स्टेट को। क्या गिरवी रखेंगे वो, कंसोलिडेटिंग सिंकिंग फंड, फिर गारंटी रिडेम्पशन फंड हो गया, ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स हो गया, इसके थ्रू वो ये चीज दे सकते हैं। सीएसएफ और जीआरएफ ये रिजर्व फंड हैं जो कि स्टेट्स के द्वारा आरबीआई में ही मेंटेन किए जाते हैं। तो अपने ही फंड के अगेंस्ट क्या किया, वेज एंड मीन्स एडवांस दे दिया, ऐसे समझिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, ये फैसिलिटी तब दी जाती है जब भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन जो है स्टेट का वो एक्सीड कर जाता है उनकी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी से भी और डब्ल्यूएमए लिमिट से भी। मतलब इन दोनों ने भी, डब्ल्यूएमए ने भी और एसडीएफ ने भी उनका साथ नहीं दिया, अभी भी फिस्कल डेफिसिट बहुत बना हुआ है, तो फिर आती है ओवरड्राफ्ट की बारी। जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ओवरड्राफ्ट जो है वो 14 कॉन्जिक्यूटिव डे पे ले सकती है, रिलैक्सेशन आरबीआई देता है।
अब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया है रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर द डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। फ्रेमवर्क में बोला गया है कि मनी ट्रांसफर सर्विसेज को कैसे रेगुलेट किया जाएगा रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा। फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर 2011 में आया था। ये रिवाइज किया गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर। रिव्यू इसलिए किया गया है ताकि जो अवेलेबिलिटी है बैंकिंग आउटलेट की उसको इंक्रीज किया जा सके, पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा डेवलप किया जा सके फंड्स ट्रांसफर के अंडर। रिवाइज फ्रेमवर्क 2024 से लागू हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करते हैं। आरबीआई ने मार्च 2024 में लॉन्च किया था। इसकी जो वैल्यू है वो दरअसल बड़ी है एज कम्पेयर टू 2023। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है क्या? ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जो बताता है कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इन सब एरियाज में कितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री कितना चल रहा है। सिंगल वैल्यू होती है इसकी 0 से 100। 0 का मतलब कंप्लीट एक्सक्लूजन, लोग हैं ही नहीं फाइनेंशियल इन्वॉल्व, है ना। 100 मतलब फुल इंक्लूजन। और इसमें 3 पैरामीटर हैं। एक्सेस कितना है फाइनेंशियल सर्विस का, यूज कितना कर रहे हैं और क्वालिटी क्या है। ये एनुअली जुलाई में पब्लिश किया जाता है। न्यू सेबी गाइडलाइन फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करेंगे। देखिए सेबी के एक्ट 1992 जो है उसके अंडर ये गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा रेगुलेशन जो है वो इनहांस करेंगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, क्योंकि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आपको क्रेडिट अच्छा मतलब रेटिंग अच्छी दे दी है तो आम सी बात है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तब आप उसको बहुत टाइमली पे बैक कर दे रहे हैं तो इसलिए आपकी रेटिंग अच्छी है। तो अगर रेटिंग पूरे कंट्री में अच्छी चल रही है तो आम सी बात है फॉरेन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा हो पाएगा। इन्वेस्टर को लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा, मेरा मतलब पैसा खा नहीं लिया जाएगा। तो गाइडलाइन क्या है? सबसे पहले तो कम्युनिकेट करना रेटिंग कंपनीज को, ठीक है। सीआरए को विद इन 1 वर्किंग डे करना होगा। अपील अगेंस्ट रेटिंग, ये भी प्रावधान है। कंपनी चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है कि रिव्यू कीजिए या अपील कर सकती है कि मेरी रेटिंग आपने खराब दी है, और ये 3 वर्किंग डे में करना होगा। पब्लिक डिस्क्लोजर मतलब जो आपकी रेटिंग एजेंसी है उनको पब्लिश करना होगा प्रेस रिलीज पे, अपनी वेबसाइट पे रेटिंग को, ताकि वो बता सके कि हाँ हमें ये रेटिंग मिली है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ये जो रेटिंग एजेंसी है उनको रिकॉर्ड जो है इन डिस्क्लोजर का 10 साल के लिए मेंटेन रखना होगा। क्रेडिट रेटिंग है क्या? देखिए ये एक ओपिनियन होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो डेट है मतलब जो आपने कर्जा वर्जा लिया है वो टाइमली रीपे कर दिया जाएगा, आपको पे बैक कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिफॉल्ट कितना होने का चांस है उस पर ये भी देखा जाता है, मतलब कितना आपका पैसा डूबने का चांस रहेगा। जो आपकी सेबी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999, इन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को डिफाइन किया है। तो ये एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉडी है जो इन्वॉल्व होती है और रेटिंग देती है सिक्योरिटीज को, ठीक है, और कंपनीज को कह लीजिए इस तरीके से। 7 सीआरए रजिस्टर्ड हैं जो कि सेबी के अंडर काम करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिनके नाम है क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सब रेटिंग्स देते हैं, ठीक है। और 7 है ये ऐसे। सीआरए वर्सेस क्रेडिट ब्यूरो, ये इसमें डिफरेंस क्या है? सीआरए जो है वो ओपिनियन देता है कि फ्यूचर में आपका जो डेट रीपेमेंट है बोरोर से वो कितने % तक वापस आएगा, कितनी जल्दी आएगा। क्रेडिट ब्यूरो जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि पास्ट में जितना भी कर्जा लिया गया था बोरोर्स के द्वारा वो कितना है, कर्जा है कितना। लेकिन सीआरए आपको एक ओपिनियन भी देता है कि चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं इनवर्स ईटीएफ की। सेबी ने प्रपोज किया है कि नए असेट क्लास जो है इन्वेस्टर के लिए वो हमें इंट्रोड्यूस करने होंगे ताकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट के वेंचर जो है वो और बढ़े, और इसमें लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड और इनवर्स ईटीएफ भी रहेगा। इनवर्स ईटीएफ को शॉर्ट ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या बियर ईटीएफ कह सकते हैं। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि वेरियस डेरिवेटिव से मिलकर बना होता है, और आप इसको ऐसे समझिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर ना 10 ऐसी कंपनीज के छोटे छोटे शेयर्स हैं, और वो 10 कंपनीज अगर आपने ईटीएफ खरीदे तो आप समझिए इन 10 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा चल रहा है। ईटीएफ ऐसे होता है, ठीक है। और ये अलग अलग डेरिवेटिव्स के हिसाब से ईटीएफ का स्टॉक मार्केट में प्राइस जो है वो अप एंड डाउन जाता है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी होती हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करती हैं। कमोडिटी, बॉन्ड्स और बास्केट ऑफ एसेट पे ये डिपेंड होती हैं। और ध्यान रखिएगा अंडरलाइंग बेंचमार्क मतलब इसके अंदर जो भी चीजें अंडर, जैसे इसके अंदर 10 कंपनीज के स्टॉक्स हैं, अंडरलाइंग बेंचमार्क के हिसाब से ही ये गेन करती हैं, ड्रॉप करती हैं अपनी वैल्यू, मतलब उसी हिसाब से ईटीएफ वेरी करता है। ओनली इंटेंडेड फॉर शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, ठीक है। इनका इंटेंशन जो है शॉर्ट वाली का वो सिर्फ इसलिए रहेगा कि शॉर्ट टाइम के लिए आप इनको होल्ड कर पाओ। अब बात करेंगे शेयर प्रोग्राम की। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल ने लॉन्च किया शेयर प्रोग्राम। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है नीति आयोग के द्वारा, जिसका मेन पर्पस है वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। ये क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है ताकि वुमेन जो है वो एक्सेस कर सके फाइनेंशियल टूल्स को, बिजनेस को ग्रो कर सके। ये प्रोग्राम WEP के फाइनेंसिंग वुमेन कोलैबोरेटिव का हिस्सा है, जिसका मेन टारगेट था फाइनेंस लेके आना वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। प्रेजेंटली केवल 7% ओवरऑल आउटस्टैंडिंग लोन MSME का जो है वो वुमेन को दिया जाता है। तो मतलब जरूरी
है वुमेन को क्रेडिट का एक्सेस देना ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर भी जो है वो बढ़ सके। सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज इन इंडिया की बात करेंगे। ये एनुअल सर्वे जो है वो 2021 से 22 से इसका रिजल्ट है। इसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर जो है उसने कंडक्ट किया था। इसका मेन पर्पस है अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको कवर करना, पर इसमें आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं आती है। और कौन कौन आएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप आएंगे, कोऑपरेटिव आएंगी, सोसाइटीज आएंगी जिनका सर्वे किया गया है। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज क्या है? ये एक प्रोड्यूसर यूनिट है, मतलब जो इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है लीगल एंटिटी के तौर पे, और ये ओनर से अलग होती है। तो फिक्स्ड और जो भी अदर एसेट है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज में, जो कि एंटरप्राइज से बिलोंग नहीं करते हैं बल्कि ऑनर को बिलोंग करते हैं, उसको इसमें असेस किया गया है। एंटरप्राइज ये वो वाली होती है जो कि ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इंगेज नहीं करती है, और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो है इसका वो बाकी अदर इकोनॉमिक यूनिट के साथ डायरेक्टली नहीं होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर होता है। की हाईलाइट की बात करें 2022-23 के सर्वे में बोला गया कि स्टैब्लिशमेंट जो है सेक्टर में वो 5.88% ग्रो हुआ है, और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैब्लिशमेंट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो शो करता है कि 9.83% इनका इंक्रीमेंट हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योर इसमें सबसे ज्यादा है, 54% तक एस्टेब्लिशमेंट है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। रेट ऑफ डिजिटाइजेशन भी इनमें बढ़ा है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी इनको आसानी से मिल जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है इन एंटिटी का? देखिए, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, पार्ट है ये सप्लाई चेन का, है ना। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है? इनको फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पाता क्योंकि ऑनर के बिहाफ पे ये सब करते हैं, है ना। अनइनकॉर्पोरेटेड है, लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन है इनके में, रेगुलेटरी इनके ऊपर प्रोविजन इतने नहीं लग सकते, तो ये वल्नरेबल रहते हैं। इकोनॉमिक शॉक और पॉलिसी का इम्पैक्ट इन पे सबसे ज्यादा होता है।